ठीक है सर। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब हमें शुरू कर देना चाहिए। पंकज जी, अपने हमारे एक मित्र आए हुए हैं, राजेश रेलन जी। हाँ, मिल लिए हम लोग, हमने उनका स्वागत भी कर दिया। वो धन्यवाद। तो आज के एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में हैं, हाँ, जी, हमारे गेस्ट हैं। हाँ जी सर, बात होगी पंकज जी से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए सर, मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों को म्यूट कर दिया जाए एक बार। ओके सर। प्लीज आप सब लोगों को यस सर। कर दीजिए। थैंक यू। साथियों, अध्यक्ष जी की परमिशन से मैं आज की मीटिंग, जो हम लोग हर महीने एक मीटिंग किसी ना किसी एक्सपर्ट विषय पर अपने उस टॉपिक के एक्सपर्ट के साथ करते हैं, मैनेजमेंट गुरु के साथ करते हैं, तो उसी सिलसिले में आज की ये मीटिंग मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी इंडस्ट्री की आत्मा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंडस्ट्री के बारे में सोच पाना भी शायद हम लोगों के लिए संभव नहीं है। आज उसी विषय पर स्पेशली तब जब बहुत सारे फाइनेंसेस क्राइसिस में हम लोग फंसे हुए हैं, तो एनर्जी सेविंग की आज बात होगी। और एनर्जी सेविंग कहीं ना कहीं हम लोगों के डायरेक्ट प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, ऐसा हम सब लोगों का ही मानना है। हम लोग लगातार एनर्जी सेविंग पर काम करते रहते हैं, उसके बारे में जानने की हमारी सबकी जिज्ञासा रहती है। तो उसी सब्जेक्ट पे आज हम मीटिंग करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का, अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, हमारे पूर्व अध्यक्ष सतीश भटनागर जी हमारे साथ हैं, और सभी अपने साथियों का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। साथियों, आज हमारे साथ दो स्पेशलिस्ट हैं। अब श्रीवास्तव जी हैं और राजेश जी हैं। श्रीवास्तव जी भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं। राजेश जी का एनर्जी सेविंग और कंजर्वेशन पर ही काम है। आज के कीनोट स्पीकर हैं राजेश जी। तो आज इन्हीं विषयों पर साथियों हम लोग बात करेंगे। और जैसा हर मीटिंग में हम लोग करते हैं, आप लोगों जो जिस समय स्पीकर बोल रहे होंगे सब लोग म्यूट रहेंगे और बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करें। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपने नोट करके आप रखते जाइए। जब हमारे स्पीकर्स बोल रहेंगे, उन लोगों का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ओपन हाउस में जाएंगे। आप लोग अपने हैंड रेज करिएगा और एक एक करके आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आप अपनी समस्याएं अपने एक्सपर्ट के संग, अपने सुझाव या जो भी आप लोगों की जिज्ञासाएं होंगी वो एक्सपर्ट के साथ रख सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जिज्ञासाओं का पूरा समाधान मीटिंग में करा जाएगा। अगर कोई चीज अभी एकदम से नहीं भी हो पाती है तो मेरे ख्याल से लेटर ऑन हम उन चीजों पर, उन विषयों पर डिस्कस करके उनका समाधान ढूंढने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो आज की इस मीटिंग में फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ओपनिंग रिमार्क के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज जी को कि पंकज जी आए और अपना एक ओपनिंग रिमार्क करें। पंकज। थैंक यू अश्वनी जी। सभी लोगों को नमस्कार। और अश्वनी जी ने जैसे कि बताया कि आज का टॉपिक एनर्जी
कंजर्वेशन, एनर्जी सेविंग, एनर्जी ऑडिट के ऊपर है। और हमारे दो मुख्य वक्ता के रूप में श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी और राजेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से IAA के परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच हमारे सीनियर, हमारे मार्गदर्शक के रूप में, पास्ट प्रेसिडेंट के रूप में कई साथी मौजूद हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एनर्जी एक्सपर्ट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी में जिनका बहुत अनुभव है, वर्मा साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारी जो एक एनर्जी की टीम बनी हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसमें आप हमारे एडवाइजर के रूप में हैं और समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो वर्मा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जितने भी हमारे सहयोगी, हमारे साथी, विभिन्न चैप्टर से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, उनके प्रतिनिधि, जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये जैसा बताया हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कि एक विषय ऐसा है कि इंडस्ट्री के साथ बहुत इसका गहरा संबंध है। जहां जहां इंडस्ट्री, जहां जहां कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, बिजली जरूर है। और एनर्जी से के बारे में बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को समय समय पर बदलाव के रूप में लेनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो एक ये टीम बनी हुई है एक्सपर्ट्स की, जिसके अंदर आशुतोष श्रीवास्तव जी भी हैं और राजेश जी आज हमारे बीच पहली बार आए हैं, और वर्मा साहब हैं, और बहुत लोग जो इससे संबंध लोग हैं, उन लोगों ने हम लोगों को आज में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए। देखिए, कुछ समय पूर्व बहुत सारी चीजें नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज बहुत था। लोगों ने स्टार रेटिंग शुरू करी। उसका कारण ये था कि क्वालिटी प्रोडक्ट को हमें लगाना चाहिए, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज हम एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट करा करते थे पूर्व में। उसका धीरे धीरे ये समाधान निकाला कि ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी मशीनरी लगाई जाए जहां बिजली की खपत कम हो, वेस्टेज कम हो, और उससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकें। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आज भी बहुत कमियां हैं। अगर जो हम यूपीपीसीएल की बात करें, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट यूपीपीसीएल से भी संबंध रहे हैं और आप लोगों ने बहुत इसके अंदर रिफॉर्म करे हैं, उस रिफॉर्म के बाद आज भी स्थिति नेटवर्क में इतनी ज्यादा खराब है कि कहीं केबल अंडररेटेड है, तो कहीं प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से जहां पर जो ये नेटवर्किंग हुई है, जहां पर तार बिछे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, या ट्रांसफॉर्मर्स या और अन्य इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनका रखरखाव ना होना एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें वेस्टेज होती है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट, जो भी सामान यूज करते हैं, उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। हम लोग सेविंग की बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने की बात करते हैं, कैसे हो कम? तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। अगर जो हम अपने प्रोडक्ट्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करें जिसमें मिनिमम बिजली खर्च हो और मैक्सिमम हमें आउटपुट मिले, इसीलिए एनर्जी ऑडिट का प्रोविजन किया गया है। लेकिन हम लोग शायद उसको बहुत प्रभावी ढंग से अपनाते नहीं है। ये बहुत आवश्यक है कि एनर्जी ऑडिट कराना हर फैक्ट्री वाले, हमारे सभी साथी उद्यमी की ये आवश्यकता है। उसका कारण है कि हम लोग एक ही मशीन, एक ही मोटर को कई बार फूकती रहती है, उसे फिर रिपेयर करा लेते हैं। एक हमारी मानसिकता बनी हुई है कि हम पुरानी चीज को जब तक स्क्रैप नहीं करते, जब तक वो रिपेयर होने लायक भी नहीं रहती। लेकिन इस बीच में जितनी बार रिपेयर होती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो शायद जो एक्सपर्ट्स हमारे बीच हैं, तो ये बताएंगे, ये भी बताएंगे कि कैसे हम एनर्जी सेव कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्या क्या उपायों के साथ। जो मेरा अपना अनुभव है, जो थोड़ा बहुत अनुभव मैं उसमें रखता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही अहम इसका पार्ट है। वेस्टेज ना करना, नेशनल लॉस को रोकना बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं अपने यहाँ पर अगर जो कोई सही स्पेसिफिकेशन की मोटर नहीं लगाऊंगा या इक्विपमेंट नहीं लगाऊंगा या कोई केबल अंडररेटेड लगाऊंगा, सोचूंगा कि
उसमें कुछ पैसे बचा के मैं उसकी रेटिंग को जो है कम कर दूं, या उसको जो यूज होने वाली जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो उसका एरिया है, वो कम करके लगा दूं, तो मेरा कैपिटल कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन सभी बातों को समय समय पर यदि हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच आते हैं और हमें सुझाव देते हैं, हमें इसका ज्ञान देते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट, फाइनली हमें कहाँ पहुंचना है, प्रोडक्ट कॉस्ट में। फाइनली प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि शायद लॉन्ग रन में हमें ये महसूस होता है, एहसास होता है कि ये बिजली की सेविंग करके हमने कितना अच्छा किया। देखिए 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, ये सारी चीजें क्यों लाई गई, शायद इसके पीछे भी यही कारण था कि अननेसेसरी हमारी जितनी वेस्टेज हो रही है उतनी जनरेशन की आवश्यकता होती है। तो जनरेशन बढ़ाने के लिए जबकि बहुत उपाय करे गए, अब तो क्योंकि सोलर जनरेशन शुरू हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, और पूर्व में कन्वेंशनल मेथड से हमने जनरेशन किया, चाहे वो थर्मल हो या हाइडल हो या जो भी हो, तो उस जनरेशन को अगर जो हम कम कर दें तो संभव नहीं है कि वेस्टेज रुक जाएगी। वेस्टेज रोकेंगे तो जनरेशन कम हो जाएगा, ये तो संभव है। तो इन्हीं सब चीजों को, उपायों को लेके आज हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट राजेश जी और जो आशुतोष जी हैं वो आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को जरूर अपने इस उद्बोध में समायोजित करें। इसके साथ साथ लॉकडाउन हुआ, बिजली के अनाप शनाप बिल आए। सबसे ज्यादा जो परेशानी हम लोगों को हुई, हमारे उद्यमियों की हुई, कि बंद फैक्ट्री में कई गुना बिल आ गए, लाखों रुपए के बिल आ गए। जिसका 20-25 केवीए का भी कनेक्शन था उसका भी लाखों रुपए का बिल आ गया, और जिनके ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए थे उन ट्रांसफॉर्मर्स के कारण आ गए। ये पता लगा कि साहब पावर फैक्टर बंद फैक्ट्री में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एनर्जाइज रहता है, तो उसकी वजह से पावर फैक्टर के कारण ये बिल अनाप शनाप आए। लेकिन खैर ये मेरा विषय नहीं है, विषय आज एक्सपर्ट्स का है। लेकिन उस चीज को कैसे रोका जा सकता है, चलती हुई फैक्ट्री में कैसे हम लोग एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, और बंद फैक्ट्री में भी कैसे हम बचा सकते हैं, दोनों के ऊपर मैं अपने एक्सपर्ट से चाहूंगा कि वो उस पर प्रकाश डालें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो विषय है, जो बहुत अहम है, हम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये है कि एनर्जी को किस प्रकार से सही सदुपयोग हो, उसका किस प्रकार से सही प्रकार से उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम इस्तेमाल कर सकें। इन चीजों को लेके आज के हमारे इस सब्जेक्ट, जो हमारा जो थीम है एनर्जी सेविंग इन इंडस्ट्री, इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन हम लोग जानेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे जितने भी उद्यमी साथी बैठे हुए हैं वो इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, और निश्चित रूप से जो प्रश्न उनके मन में आए वो एक्सपर्ट से जरूर पूछें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका अभिवादन, बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे ख्याल से हमारे पूर्व अध्यक्ष भटनागर साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, और शायद अध्यक्ष जी की स्पीच के बीच में भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले स्पीच पूरी हो जाए अध्यक्ष जी की, उसके बाद ही मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जरा भटनागर साहब को अनम्यूट कर दिया जाए एक बार। भटनागर साहब आप अपने आप को अनम्यूट करिए, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, ऐसा है कि हमारे एक मित्र जर्मनी से, मैंने पंकज जी को बताया था, वो भी हमारे बीच में सम्मिलित हुए हैं। ही इज अ जर्मन हु इज एन एक्सपर्ट इन एनर्जी मैनेजमेंट। बंबई में था, जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स में, और अभी हमारे ग्रुप में सम्मिलित हुए हैं अखिम रोडेवॉल्ट, वो भी हमारे सम्मिलित हैं। तो उनका जरा हमारे अध्यक्ष जी वेलकम भी कर दें अखिम का। अखिम रोडेवॉल्ट। थैंक यू मिस्टर अखिम जी। तो our guest Mr. Akim has joined us from Germany. I welcome on behalf of IIA, I welcome Mr. Akim. I think Satish Bhatnagar ji, our past president, he will tell something about him, how he's working and where he's working.
because he is also expert in energy conservation and energy system. Thank you. He has joined from Mumbai. So, Mr. Hakim, you are here in India itself. So, we will definitely, our General Secretary will give you some time to share your experiences also. Thank you. Ashwini ji. जी थैंक यू अध्यक्ष जी। भटनागर साहब का म्यूट हो गया मेरे ख्याल से। सर विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस मिस्टर अखिम। Mr. Akim is a German national who is an expert in energy management. He was posted here with the German Chamber of Commerce for many years, and then he went back and he's come back to Bombay and started a small company of his own and helping people how to conserve energy. And he's a master in that energy field from Germany. Okay, thank you Bhatnagar sahab. Thank you. God bless. I welcome Mr. Hakim on behalf of Indian Industries Association, and we are very much hopeful that he will enlighten us regarding the energy saving and energy management. साथियों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी मीटिंग में, और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आज के कीनोट स्पीकर मिस्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी को। साथियों सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आशुतोष जी आईआईए के मेंबर भी हो गए हैं रिटायर होने के बाद, और आप हमारे लिए जो कमेटी है इलेक्ट्रिसिटी वाली उसके मेंबर भी हैं, कमेटी मेंबर हैं। इसके अलावा आपने बीटेक करा, एमटेक करा, FIE एंड सर्टिफाइड इंजीनियर ऑडिटर, सॉरी एनर्जी ऑडिटर। आशुतोष जी सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी हैं, तो हम लोगों को अगर जरूरत होती है तो हम आशुतोष जी की सेवाएं ले सकते हैं। इसके अलावा आप रिटायर्ड हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट से यूपी पावर कॉर्पोरेशन से। वास्ट एक्सपीरियंस है आपको पावर जनरेशन का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। Pioneer in introducing APFC for reactive power management in UPPCL 33/11 kV. Presently engaged in giving consultancy exploring energy saving option to industries and big commercial establishment. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी तो काफी कुछ आपके बारे में कहा जा सकता है, और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीवास्तव जी को कि श्रीवास्तव जी आए और अपने एक्सपर्ट कमेंट्स से हम लोगों को लाभान्वित करें। श्रीवास्तव जी सर अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को। अध्यक्ष जी मनमोहन जी, अश्विनी जी और उपस्थित सभी मित्रों से को मेरा नमस्कार। बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको, आप लोगों को? यस यस। बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है इंडस्ट्रीज के लिए, और इनफैक्ट सभी के लिए, और खास करके इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा खराब समय चल रहा है। जैसा आप लोगों ने बताया भी, अध्यक्ष जी ने कहा भी कि इंडस्ट्रीज के पास इतने ज्यादा, मैं क्योंकि इसी विभाग से संबंधित रहा हूँ और अभी भी इसमें ही काम कर रहा हूँ, तो मैं फील कर सकता हूँ। और मेरे पास कई ऐसे इनपुट्स आते रहते हैं कि हम बिजली यूज नहीं कर रहे हैं और साहब मेरा बिल इतने गुने आ गया, जितना पता नहीं कहाँ से आ रहा है, गलत बिल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। नो डाउट पिंच करता है, लेकिन उसके पीछे रीजंस हैं, उसी बारे में हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए थे। आप लोगों से समझ लिया था। मेन जो कारण था हमारा एनर्जी ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, सभी इंडस्ट्रीज के लिए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि जो हम एनर्जी जिसका पे कर रहे हैं उसका कितने % यूज कर रहे हैं, क्या हम क्या एवेन्यूज हैं जो कि हम बचा सकते हैं, उसमें ये एक्सप्लोर करना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन है, मेनली मैं चाहूँगा इंडस्ट्रीज के
बिल्स के लिए ही करना है हमें। इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट तो रेगुलर जो आपके बिजली के बिल आते हैं, और एक खास करके जो प्रेजेंटली अभी कोरोना के चक्कर में सभी इंडस्ट्रीज बंद हैं और हाई बिल्स आ रहे हैं, उनके रीजंस को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे ये बताने की जरूरत है नहीं कि सभी लोगों को ये बताने की आवश्यकता है नहीं कि हमारा केवीएच बेस्ड बिलिंग होती है, और केवीएच बेस्ड बिलिंग में जो भी केवीएच आ रहा है, जो यूनिट्स आ रही, दैट इज योर यूनिट इंडस्ट्रीज, वो आप जैसे कह रहे हैं कि सब हमने यूज नहीं किया फिर भी आया, तो वो कहाँ से आएगा? उसके पीछे ऐसा नहीं फिर होता है कि नहीं साहब डिपार्टमेंट ने गलत बिल दे दिया, उसमें डिपार्टमेंट में भी कितने लोग अच्छे से गाइड कर पाएंगे नहीं, लेकिन हमें अपना जानना जरूरी है कि ये बिल आ रहा है कितना सही है, इसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है, कहाँ पे क्या रीजन है, ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि इसके लिए केवीएच के मॉनिटरिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है एक पावर फैक्टर। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज के लोग, हमारे मित्रों को पावर फैक्टर के बारे में पूरा आइडिया होगा ही, और आइडियली पावर फैक्टर एक होना चाहिए, लेकिन आइडियल केस है इसलिए 0.99 मेंटेन होता है, इट इज सपोज टू बी द आइडियल। लेकिन कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि हमने पावर फैक्टर पे हमारा एक आदत बन गई है कि इंडस्ट्रीज में कि भाई सब बिल आया, जितना बिल आया हमने कभी इसको देखा ही नहीं कि इस बिल में क्या क्या, बिल को हम रीड कैसे करेंगे, बिल में क्या क्या कंपोनेंट हैं, इनमें क्या कहीं गुंजाइश है, क्या बचने की कुछ बचत हो सकती नहीं हो सकती, वो नहीं देखते, एक आदत हो गई। हाँ, अगर कभी जो रूटीन में हमारा बिल आ रहा है उससे अगर कुछ ज्यादा आता तब होता, हम जगते हैं कि हाँ साहब ये हमारा बिल बहुत ज्यादा आ गया, इस महीने क्या हो गया। लेकिन जो हमारा रूटीन बिल आ रहा है उसमें भी बहुत सी चीजें देखने को है कि जो देखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर फैक्टर। हमारा ये कहना है कि पावर फैक्टर जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो अभी हमने करीब रिटायरमेंट मेरा जुलाई 19 में, उसके बाद हमने पहले मैं जैसा बताया अश्विनी जी ने कि मैं डिपार्टमेंट में भी मैंने शुरू कराया था रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट 33 केवी साइड पे, 11 केवी साइड पे, 33 सबस्टेशंस पे, तो इंटरेस्ट था। तो यहाँ जब हमने दूसरे एंड पे बैठ के देखना शुरू किया कंज्यूमर एंड से, तो ये देखा कि बहुत से इंडस्ट्रीज दे आर रनिंग एट पावर फैक्टर 0.4 से 0.6 के बीच में चलती हैं, और 90% केसेस में जो पावर फैक्टर है 0.8 से 85, 0.9 के ऊपर तो शायद ही मुश्किल से 10% पावर फैक्टर है। तो ये, लेकिन ये समझिए कि जितने परसेंट आपका 100 से 0.1 से कम है वो आपका लॉस है, वो हम बचा सकते हैं, उसके लिए हमें बचाने के सोचना चाहिए। और ये जो लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं कि लॉस कहीं और से हो रहा, लॉस हमारे जो सिस्टम में, जो हमारा आपके फैक्ट्रीज में जो इक्विपमेंट लगे हैं, जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, मोटर्स लगी हैं, लाइट फिटिंग्स लगी हैं, जो भी लगे, एयर कंडीशनर्स लगे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट लगे हैं, उनकी वजह से लॉस, वो सिस्टम एक रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है, और रिएक्टिव पावर की वजह से ये हमारा पावर फैक्टर खराब होता है। पावर फैक्टर 0.4 का मतलब हो गया कि यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एक्चुअल। आपने 1 रुपए का बिजली खर्चा किया, 3 रुपए करीब पे कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा, इतनी हालत खराब होती है सर। तो एक तो ये है कि हमारी आदत, ज्यादातर लोग इसको इतने सेंसिटिव नहीं है, इसमें देखते नहीं है, और इतना इम्पोर्टेंस इसको नहीं देते हैं, ये मान के चलते हैं बिजली पे इतना खर्चा तो होना ही होना है। तो मेरा यही कहना था कि इस वजह से तो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और रही बात, जो लोग जानते भी हैं, जो बहुत सेंसिटिव हैं कि हाँ नहीं पावर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके वजह से हमारी बिजली बच सकती है, तो उन्होंने ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्टर लगा रखे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्टर्स लगे हुए हैं, उनके इफिशिएंसी, एक तो उनके लिमिटेशंस हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी के पे लगे हुए हैं, उनकी इफिशिएंसी है कि 0.9, आपको इंस्टेंटेनियस उन पीएफसी पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो 0.98, 0.99 दिखा रहा है जब पैनल पे। लेकिन अगर मंथ वाइज क्यूमुलेटिव देखेंगे आप, जो महीने भर का जो बिल आएगा, तो उसमें आप देखेंगे पावर फैक्टर आपका तो 0.85 मेंटेन हुआ। जबकि उसके पीछे रीजन है कि जब आपका लो लोड होता है, जैसे फैक्ट्री आपकी 9 से 5 चल रही, 9 से 6 चल रही है, शाम को 6 बजे के बाद लोड कम हो गया, तो उस समय
जब लोड कम हो गया उस समय आपका पावर फैक्टर, क्योंकि लोड पावर एपीएफसी जो डिजाइंड है पावर, इसकी लिमिटेशन है कि अगर 25-30% से लोड कम हुआ आपका, तो उसमें पावर फैक्टर इसके बहुत ही खराब हो जाएगा, 0.4 0.5 पे आ जाएगा। उसके वजह से जो क्यूमुलेटिव मंथली आता है, भले वो उस टाइम जब दिन में देखा आपने 0.99 दिखा रहा है, 0.98 दिखा रहा है, लेकिन क्यूमुलेटिव जो आएगा वो पता चला एपीएफसी ने रात में काम करना बंद कर दिया लो लोड पे, तो अल्टीमेटली 0.85 हो गया। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा, जो पावर फैक्टर करेक्टर्स लगा रखे हैं एपीएफसी आपने, उन पावर फैक्टर्स में शुरू में कहा जैसे लगाया काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उन कैपेसिटर की डेरेटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो धीरे धीरे गड़बड़ होने लगते हैं। और जैसे अगर आपके घर में बिजली नहीं आए तो फैक्ट्री में नहीं आए तब तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पावर फैक्टर करेक्टर आपका काम करना बंद कर दे जिस मोमेंट पे, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपका काम चलता रहा, बिजली मिल रही है, लॉसेज आप करते जा रहे हैं। आपने ध्यान दिया महीने के अंत में तब तो लगा कि हाँ पावर फैक्टर इस महीने खराब हुआ, अदरवाइज अगर नहीं ध्यान दिया तो वो भी आप ओवरलुक कर जाएंगे। तो ये रीजन है कि जो उसकी कंडीशन है एपीएफसी की, आपको कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता कि हमारा जो कैपेसिटर्स लगे हैं इतने % खराब हो गए, इनमें ये बदलना है, समय के साथ इनको बदलना चाहिए। इनमें कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होता है, कॉन्ट्रैक्टर में टाइम लैग होता है। तो ये इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन हमेशा अगर मिलती रहे कि आपके मोबाइल पे जस्ट लाइक जैसे सोलर जनरेशन का आप लोगों ने कुछ लगाया होगा, तो सोलर जनरेशन आपके मोबाइल पे आता रहता है कि भाई इस घंटे पे हमारा कितने किलोवाट जनरेट कर रहा है। लेकिन एपीएफसी के केसेस में ऐसा नहीं है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट हमारा इक्विपमेंट है, जो कि पूरी इंडस्ट्रीज का इसी पे इकोनॉमी बेस्ड है। अगर बिजली की खपत आपकी कम हो जाए तो आपका इनपुट कास्ट कम होगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा एक जो ये कि नॉर्मल डेज की बात हमने अभी बताई आपको, जब आपका सब कुछ चल रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, तो 0.85 चल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली, अभी 1-2 महीने के अंदर, या पिछले साल भी हुआ था कि साहब हमारा बिजली का, आपने इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट बंद है लेकिन बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, उसका सब थोड़ा सा ही कम आया, फर्क नहीं पड़ा। उसके पीछे होता है क्या कि जब आपका, क्योंकि लोड नहीं था, लोड नहीं होने के जब पावर फैक्टर आपका 0.3 0.4 पे चल रहा होगा। अगर आप पावर फैक्टर निकाल के देखेंगे इंडस्ट्रीज का उनका, तो 0.4 पे है, क्योंकि एपीएफसी लो लोड पे काम नहीं करता है, जैसे मैंने बताया। एक तो ये रीजन है। दूसरा और रीजन सबसे बड़ी चीज है कि ट्रांसफार्मर की क्वालिटी, जैसा अभी पंकज जी ने बताया कि ट्रांसफार्मर्स की स्टार रेटिंग हो गई है, और इंडस्ट्रीज में ज्यादातर इंडस्ट्रीज पहले से जो लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर, आज से 5 साल 6 साल पहले के, पहले स्टार रेटिंग नहीं होती थी ट्रांसफार्मर में, क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं था। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उनके लॉसेस कितने हैं यू नेवर नो। और वो जब लो लोड पे रिएक्टिव पावर जनरेट करना चाहिए, उसे नॉर्मल केस में रिएक्टिव पावर 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसकी कैपेसिटी का, लेकिन ये देखा गया है इट इज एज हाई एज 10%। और वही जो 10% है एपीएफसी काम नहीं कर रहा, और आपका पावर, आपका रिएक्टिव पावर जनरेट करने लगा ट्रांसफार्मर, उसके वजह से आपका बिल केवीए जो बढ़ गया, और आप बिजली खर्चा नहीं कर रहे हैं तब भी आपका बिल आता जा रहा है वही। और ये ट्रांसफार्मर वाली जो पुअर क्वालिटी की बात है, नॉर्मल के आज तो डेट में स्टार रेटेड ट्रांसफार्मर्स आ गए, आप उनके देखिए कि एफिशिएंसी गारंटेड है, सब है। और रही दूसरी बात एक ट्रांसफार्मर का है कि ट्रांसफार्मर अगर गड़बड़ हो गया, रिपेयर करा दिया आपने ट्रांसफार्मर, तो उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली 10% डाउन हो गई। एक रीजन ये भी है। तो ले देके ये सब चीजें जो हैं, इनकी वजह से हमारा, अगर कोई हमारे पास इफेक्टिव मेजर्स आ जाए जो कि हमें टाइम से एपीएफसी, कब हमारा रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, कब खराब हो रहा पता चल जाए, और लो लोड पे भी अगर ये काम करने लगे, तो हमारा जो इस टाइप के पैंडेमिक केसेस में है, चाहे रूटीन के केसेस में भी, डे आवर्स से इवनिंग आवर में जब आपकी फैक्ट्री बंद रहती है, लोड नहीं है, उस केस में जो लॉसेज होने लगे हैं उनको कैसे चेक किया जाए, उसके लिए हमारे मित्र राजेश रेलन जी ने हैं, इन्होंने
एक नया सिस्टम आपको बताएंगे जिसके वजह से ये काफ़ी चीज़ें जो प्रॉब्लम से एड्रेस की जा सकती हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर 0.95 किसी का पावर फैक्टर है नॉर्मल के डेज में भी, तो हम मान के चलते हैं कि पावर फैक्टर एकदम परफेक्ट है, हम उतने पे संतोष कर लेते हैं और कहते हैं साहब ठीक है, हमारा अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी की वजह से ये 0.999 मीन्स ऑलमोस्ट यूनिटी पावर फैक्टर पे कि जितना आप बिजली लेंगे उतना ही यूज करेंगे, लॉसेज आपके 1% में 0.1% रह जाएंगे। और लॉन्ग लाइफ है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ सिस्टम आपके उसके बारे में हमारे मित्र राजेश जी आपको बताएंगे, राजेश सरलन साहब जो हमारे एक्सपर्ट आए हुए हैं। मेरा यही कहना था और फर्दर आपको इसके बारे में डिटेल राजेश जी बता पाएंगे। और इस बारे में और कुछ और करना हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू अश्विनी जी। थैंक यू आशुतोष जी, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सरल शब्दों में आपने हम लोगों को पावर फैक्टर के बारे में बताया, रिएक्टिव पावर के बारे में बताया। बहुत सारी भ्रांतियां हैं पावर फैक्टर के लिए भी, आपने बिल्कुल सही कहा, जिन पर अभी राजेश जी प्रकाश डालेंगे, इन पर आगे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। साथियों, जैसा बार बार चर्चा हो रही है, राजेश रालन जी हमारे साथ हैं और राजेश रालन जी जेनसेव इलेक्ट्रिक पावर के पार्टनर हैं फर्म के। It's an organization which aims at conserving electricity energy and envision clean and green environment with the efficient and renewable energy generation and distribution using precise and accurate methods. तो वो precise and accurate methods क्या होंगे, उस पर ही आज हम लोग बात करेंगे। राजेश जी के बारे में मैं आपको बता दूं, आप इसी के जेनसेव इलेक्ट्रिक पावर के फाउंडर पार्टनर हैं। 30 साल का आपको टेक्निकल नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज है, कटिंग एज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर चुके हैं आप काफी लंबे समय तक। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर भी आप लगातार काम करते रहे हैं। तो राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी का एक छोटा सा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है और बिल्कुल भी अब आप लोगों का समय ना लेते हुए हम सीधे राजेश जी से, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है रिएक्टिव एनर्जी, हाउ टू इम्प्रूव आवर पावर फैक्टर एंड सेव एनर्जी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ राजेश जी को कि राजेश जी आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। राजेश जी। नमस्कार साथियों, मैं पहले तो सबसे पहले IIA का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पंकज जी का, आशुतोष जी का, सतीश पटनाकर जी का, जो मुझे ये चांस दिया अपने आप को और एनर्जी कंजर्वेशन पे प्रेजेंट करने का। तो मैं सबसे पहले एक हमारे पास प्रेजेंटेशन है जिससे आप देख के विजुलाइज करके चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ जिसके साथ साथ मैं आपको हर फैक्ट के बारे में, हर टॉपिक के बारे में जो हमने डिस्कस किया शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सब? हाँ जी सर। ओके ओके। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, हम अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, और उसमें रिएक्टिव पावर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम रिएक्टिव पावर को अगर परफेक्टली 100% एक्यूरेट वे में कंपनसेट कर दें तो हमारा पावर फैक्टर 9999 5 डिजिट 9 तक जा सकता है, जो कि हमारी जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करने जा रहे हैं, हम उस एक्यूरेसी की आज बात करने जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो एनर्जी लॉस है वो 0.01% से भी नीचे आ जाएगा। उसके लिए जैसे कि जनरल सेक्रेटरी जी ने बताया, हमारी कंपनी है जेनसेव इलेक्ट्रिक पावर जो कि नोएडा में सिचुएटेड है, और
पावर फैक्टर को अचीव करने के लिए हम एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक PAR जनरेटर, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में SVG कहते हैं। ये प्रोडक्ट की सपोर्ट से हम अपने पावर फैक्टर को 5 डिजिट 9 तक ला सकते हैं। अब सर एक सबको मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा पावर फैक्टर होता क्या है, ताकि हम सब कनेक्ट कर पाए। जैसे कि हम इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करके जो फैक्टर आता है, जो पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं अपरेंट पावर। और हम सब जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, आशुतोष जी ने बताया, हम सब पे करते हैं अपरेंट पावर पे, जिसको हम KVAH भी कहते हैं। अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखें तो KVAH का जो सम स्क्वायर है वो किलोवाट आवर और KVRH के स्क्वायर के बराबर है। ये एक्चुअली हमें पे करना चाहिए KV किलोवाट आवर का, विच इज इक्वलेंट टू द कॉफी, और हमें नहीं पे करना चाहिए KVRH का, जो कि झाग के बराबर है। तो हम अगर पावर फैक्टर हमारा 0.95 है, इसका मतलब हमारे 5% झाग है। पावर फैक्टर अगर हमारा 0.9 है तो 10% झाग है। बट ऐसी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है जिससे हम ये KVRH को 0 कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर KVRH को 0 कर दें तो KVH इक्वल टू किलोवाट आवर बन जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर यहाँ पे है, पावर फैक्टर को हम ये कह सकते हैं कि किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय KVA, तो हमारा पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हम फोकस करेंगे हम अपने KVRH यानी रिएक्टिव पावर को कैसे 0 कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 तरह के लोड होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में 3 तरह के लोड होते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव लोड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, कंप्रेसर एक्सेट्रा। फिर कैपेसिटिव लोड होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, सिंक्रोनस मोटर्स, UPS, LED लाइट, और रेजिस्टिव लोड्स होते हैं। तो जब भी हम इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं अपने सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो करंट लैग करता है। जब भी हम कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करते हैं तो करंट लीड करता है। जब भी रेजिस्टिव लोड कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज सिंक में होते हैं। अब बेसिकली जैसे कि हमें पता ही है कि किसी भी इंडस्ट्री में इट इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एंड रेजिस्टिव लोड। सो करंट और वोल्टेज के बीच में ये इक्वेशन चलती रहती है कि कभी वोल्टेज लीड कर रही है, कभी करंट लीड कर रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इंडस्ट्रीज में इंडक्टिव लोड होते हैं तो करंट लैग करता है, और इन दोनों के बीच में जितना फेज डिफरेंस होता है उसका कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। अब ये हमने एक एनर्जी ग्राफ बनाया जिसमें ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये करंट वेवफॉर्म है, उन दोनों के बीच में जो रेड एरिया है वो एनर्जी लॉस है। हम क्यों ना इस रेड एरिया को फोकस करके इस वेवफॉर्म को ऐसा बना दे जिसमें वोल्टेज और करंट सिंक में हो और कुछ भी एनर्जी लॉस ना हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप इस राइट साइड वाले पार्ट को देखें तो इसमें ये एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, ये टोटल पावर है। तो जितनी रिएक्टिव पावर ज्यादा है उतनी आपकी अपरेंट पावर ज्यादा है। हमने यहाँ पे रिएक्टिव पावर थोड़ी कम की तो अपरेंट पावर भी कम हो गई। अगर इसी रिएक्टिव पावर को अगर हम 0 कर दें तो एक्टिव पावर और अपरेंट पावर जिससे हम पे करते हैं दोनों मैच कर जाएंगे और हमारा एनर्जी लॉस 0 हो जाएगा। अब सर ये जैसे कि अभी हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि ये पावर फैक्टर 1 क्यों नहीं आता, या 5 डिजिट तक 9 या 4 डिजिट तक 9 क्यों नहीं आता, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री है, वो APFC पैनल पे चल रही है। APFC पैनल एक 20 या 25 या 30 साल पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो कि कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ करके हम रिएक्टिव पावर को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। और APFC पैनल ज्यादातर लगे हुए हैं वो लो वोल्टेज साइड पे लगे हुए हैं, और जबकि हमारा जो एनर्जी कनेक्शन है वो HP पे 11 kV या 33 kV पे। तो ट्रांसफार्मर भी बीच में आता है, ट्रांसफार्मर की अपनी रिएक्टिव पावर है, और ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टिव पावर है वो लोड के साथ चेंज होती है। तो इसकी वजह से क्योंकि हमने अपना जो रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट सिस्टम LT पे लगा रखा है, ट्रांसफार्मर की रिएक्टिव पावर को हमने नहीं देखा, कभी कंपनसेट करने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए हमारा पावर फैक्टर नीचे चला जाता है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जो ट्रांसफार्मर में जो रिएक्टिव पावर है वो नो लोड और फुल लोड, ये हमने डिफरेंट रेटिंग के ट्रांसफार्मर की नो लोड और फुल लोड की रिएक्टिव पावर बताई है कि वो जब लोड, जैसे कि आशुतोष जी ने बताया कि
जब प्लांट बंद होता है या संडे का दिन होता है या लॉकडाउन होती है, उस टाइम पे हमारा नो लोड सिचुएशन होती है, उस टाइम पे भी ये रिएक्टिव पावर एनर्जी मीटर में ऐड होती जाती है, और जितना पुराना ट्रांसफार्मर होगा उतना ही उसका रिएक्टिव पावर ज्यादा होगा। और एक तो नो लोड सिचुएशन, और जब रनिंग प्लांट रनिंग है तब भी कभी भी लोड कांस्टेंट नहीं होता, लोड वेरी करता है फ्रॉम 60% टू 100%, और डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी जिससे चल रहा है प्लांट। तो बेसिकली अगर हम ट्रांसफार्मर की रिएक्टिव पावर को प्रॉपर्ली कंपनसेट नहीं करेंगे, जो कि वेरिंग है, तब भी हमारा पावर फैक्टर कभी बन नहीं आएगा। अब हम क्या प्रपोज कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाएं जो कि एपीएफसी से बहुत स्मार्टर हो और लेटेस्ट हो, और उसकी जो सेंसिंग है, बेसिकली रिएक्टिव पावर सेंसिंग या उसको हम करंट सेंसिंग भी कह सकते हैं, वो एलटी पे ना हो के एचटी पे हो। तो हम जितनी रिएक्टिव पावर यहाँ पे सेंस करेंगे उतनी ही इस इक्विपमेंट, जिसको हम एसवीजी कह रहे हैं, उस एसवीजी से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में कंपनसेट कर दें, तो यहाँ पे ये एनर्जी मीटर है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर कुछ बची नहीं, तो हमारा पावर फैक्टर 1 आ जाएगा। तो ये हमने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सिस्टम सॉल्यूशन इजाद किया है, जिसमें हम यहाँ पे एलटी में ना सेंस करके एचटी में या एमवी में सेंस करके एक ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे डिवाइस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत फास्ट डायनेमिक है। तो हमारी रिएक्टिव पावर बेसिकली गोइंग टू एनर्जी मीटर विल बी 0, और हमारा पावर फैक्टर विल बी एज गुड एज 1। अब हम ये जैसे कि एक ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है। इस बहुत पुराने ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इवन एट नो लोड, जैसे कि आशुतोष जी ने बताया, नो लोड पे भी बहुत हाई रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है। अब अगर हमने इस ट्रांसफार्मर के हाई रिएक्टिव पावर को कंपनसेट नहीं किया, तो नेचुरली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आएगा उस महीने, इवन लॉकडाउन की सिचुएशन में या संडे की सिचुएशन में। तो बेसिकली हम क्यों ना अपनी सेंसिंग को एचवी साइड या एमवी साइड ट्रांसफर करके इस ट्रांसफार्मर की रिएक्टिव पावर को 0 कर दें, ताकि वो एनर्जी मीटर में 0 दिखे। तो एसवीजी जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो सेंसिंग को एमवी साइड ले सकता है और बहुत फास्ट वे में उसको कंपनसेट कर सकता है, ताकि रिएक्टिव पावर गोइंग टू एनर्जी मीटर इज 0। अब ये एसवीजी के हम थोड़े फीचर भी बता दें कि एसवीजी होता क्या है। एसवीजी एक बेसिकली आईजीबीटी बेस्ड टू लेवल वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, जो कि आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। तो इसमें बेसिकली सर ये एक कर्व दिखाई है हमने, जिससे लोड बहुत फास्ट डायनेमिकली वेरी हो रहा है। और अगर हम एपीएफसी के हिसाब से चले, एपीएफसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो ये रिएक्टिव पावर को प्रॉपर्ली कंपनसेट नहीं कर पा रहा। कभी ओवर कंपनसेशन हो रही है, कभी अंडर कंपनसेशन हो रही है। एसवीजी जनरेट एग्जैक्ट रिएक्टिव पावर, बिल्कुल जैसे कि ये कर्व देख रहे हैं, उसी कर्व के हिसाब से वो रिएक्टिव पावर जनरेट करके उतनी ही रिएक्टिव पावर ऐड करता है जितनी की लोड को चाहिए, और उस हिसाब से हमारा रिएक्टिव पावर एनर्जी मीटर में जाना 0 हो जाता है। अब एक और प्रॉब्लम है जो बेसिकली हम जानते हैं कि कभी भी इंडस्ट्री में लोड जो होता है वो बैलेंस नहीं होता, अनबैलेंस होता है, कभी कभी सिंगल फेज लोड भी होता है। तो ये ठीक है, आप सब देख पा रहे हैं ये? नहीं, क्लियर है, देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं, अच्छा ठीक। थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप थोड़ा और क्लोज देख पाए। हाँ, तो ये थैंक्स टू वन इंजीनियर हु इज साइड में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें इंडस्ट्री में बैलेंस लोड भी नहीं होता, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम अनबैलेंस, कुछ फेजेस में डिफरेंट लोड होता है। तो उस सिचुएशन में भी एपीएफसी पैनल जो कि रनिंग अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फेज वाइज कंपनसेशन कर सके। ना तो वो नॉर्मली एक फेज में सेंस करके वो बाकी 2 फेजेस को बराबर अज्यूम करके उसी तरह से कंपनसेट करता है कि वो तीनों फेज में सेम कंपनसेशन जाती है। जबकि एसवीजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक फेज को सेंस करते हैं और एक फेज को कंपनसेट करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि सर एपीएफसी को हटाने की जरूरत नहीं है,
APFC आपका चल रहा है, आपका पावर फैक्टर 95, 96, 99 जो भी आ रहा है, that is great, thanks to APFC. Why don't we really target to achieve power factor of 0.9999? तो वो तभी पॉसिबल है जब हम APFC के साथ कुछ ऐसी SVG ऐड कर दें जो कि रिएक्टिव पावर जितनी APFC ने कंपनसेट की और जो बैलेंस हो गई, और प्लस ट्रांसफार्मर ने जो ऐड की, वो मिलके वो इसको न्यूट्रलाइज कर दे, SVG उसको न्यूट्रलाइज कर दे और ग्रिड में रिएक्टिव पावर जीरो दिखे। तो SVG along with capacitor bank, APFC panel, we are not really suggesting or recommending to replace or throw away the capacitor panel. We want to retain the capacitor panel and उसमें हम SVG एक छोटी रेटिंग का, बहुत कम रेटिंग का ऐड करके उसकी जो रिएक्टिव पावर छूट गई उसको हम 1 कर सकते हैं। अब ये बहुत सारी न्यू इंडस्ट्री में ये चैलेंज भी आ रहे हैं कि कुछ लोड, कुछ तरह के, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव, बट जैसे कि अभी कुछ इंडस्ट्री फुल यूपीएस पे चल रही हैं, उनमें जो लोड होता है वो कैपेसिटिव हो जाता है और एपीएफसी पैनल ऑलरेडी कैपेसिटिव है, तो वो उसको ठीक नहीं कर पाता है। तो हमें चाहिए एक बाई डायरेक्शनल रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट सिस्टम जो इंडक्टिव लोड को भी कैटर कर पाए, कैपेसिटिव लोड को भी कैटर कर पाए, बहुत डायनामिकली करेक्ट कर पाए, फास्ट हो, एक्यूरेट हो। तो एसवीजी वहां पे भी हमें हेल्प करता है जहाँ पे कैपेसिटिव लोड होते हैं। अब हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि एक एपीएफसी पैनल है जिसमें कि कैपेसिटर बैंक है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, और एक एसवीजी पैनल है जो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे आशुतोष जी ने बताया, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर और बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं, और कैपेसिटर्स की एक लाइफ है, वो डी रेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की एक लाइफ है, वो डी रेट होते हैं, उसमें मूविंग पार्ट्स हैं। तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है और उसकी लाइफ 11 साल है, वो IGBT बेस्ड है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, और वो इतना परफेक्ट, एक्यूरेट और डायनेमिक है कि पावर फैक्टर को 5 डिजिट 9 तक लाने की कैपेसिटी रखता है। तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अडॉप्ट करते आने वाले टाइम में, जो मेंटेनेंस फ्री है, सेफ है, फास्ट है, डायनेमिक है। और जैसे कि एक और फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट आशुतोष जी ने कवर किया कि एपीएफसी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप अपने मोबाइल पे या अपने स्कैडा पे जो भी आपके प्लांट में हो रहा है, वोल्टेज से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, पावर फैक्टर से रिलेटेड देख पाए। तो अभी ये जो एसवीजी है इसमें HMI है, जैसे कि आपने देखा, उसमें आप वोल्टेज, करंट के पैरामीटर्स, ग्राफ सब देख सकते हैं, और ये वाईफाई एनेबल्ड है, इसमें आप सारा जो भी डाटा आ रहा है वो सब मोबाइल पे देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अभी हमने बहुत जगह इंस्टॉल की है, और हमने जहाँ जहाँ इंस्टॉल की है कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी, वेरी मच प्लीज, और हम उनकी एनर्जी सेविंग भी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी भी मिल रही है, वो सारे पैरामीटर जो उनको विजिबल नहीं थे वो विजिबल भी हो रहे हैं। अनदर एस्पेक्ट हियर इज कि बहुत सारे प्लांट में अभी सोलर इंट्रोड्यूस हो रहा है, और सोलर इन्वर्टर में कैपेबिलिटी नहीं होती रिएक्टिव पावर जनरेट करने की। सोलर बहुत सारे कुछ सोलर इन्वर्टर में है बट बहुत सारे में नहीं है। तो जिन सोलर इन्वर्टर में रिएक्टिव पावर जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो पावर फैक्टर को वो डाउन कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एसवीजी वी कैन करेक्ट दैट आल्सो। अब ये एसवीजी होता कैसा है, इसकी रेटिंग क्या आती है, ये है 30 kVAR, 50 kVAR, 100 kVAR और 200 kVAR, और इसमें ये डायमेंशन से ऑलमोस्ट आधा मीटर बाय आधा मीटर का पैनल है, अराउंड 36 से 100 किलो का वेट है, और ये वॉल पे माउंट हो जाता है। और बेसिकली इसमें हम इसको ऐसे ऐड करते हैं कि एपीएफसी अपना जो भी पावर फैक्टर को करेक्ट कर रहा है, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर रहा है, वो करता रहता है, और ये उसके ऊपर एड ऑन डिवाइस बन जाता है, जिससे जो रिएक्टिव पावर एपीएफसी ने नहीं कंपनसेट की वो कंपनसेट हो जाती है। अब इसको हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्चुअली चलता कैसे है। जैसे यहाँ पे पूरे प्लांट का लोड है, हम यहाँ पे 3 सीटी लगा देते हैं, तीनों सीटी का करंट कंट्रोलर में आता है, तो वो कंट्रोलर उसको डिवाइड करता है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में। रिएक्टिव पावर जितनी चाहिए उसके हिसाब से पीडब्ल्यूएम पल्सेस जनरेट करके आईजीबीटी ड्राइविंग मॉड्यूल को देता है, आईजीबीटी ड्राइविंग मॉड्यूल आईजीबीटी को ड्राइव करते हैं, और उतनी ही इक्वलेंट अपोजिट रिएक्टिव पावर के इक्वलेंट वोल्टेज इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से 40 kVAR प्लस आ रहा था, हमने यहाँ से -40 kVAR ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया। ये इतना एक्यूरेट होता है कि 33.993 kVAR आ रहा है, तो यहाँ -33.993 kVAR ही ऐड करेगा। तो इतना एक्यूरेट और फास्ट डायनेमिक सिस्टम है। दैट इज द रीजन वी कमिट
कि इसको लगाने के बाद आपका जो एनर्जी लॉस है वो रिएक्टिव पावर से रिलेटेड 0.1% हो जाएगा। और ये वाली स्क्रीन को हमने समराइज करने के लिए रखा है कि जिसमें जो हम टेक्नोलॉजी एसवीजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्यों परफेक्ट है, क्यों चाहिए, क्यों इंडस्ट्री को चाहिए, कैसे हम उसका एनर्जी लॉस कम करेंगे इवन इन लॉकडाउन सिचुएशन। एक तो ये स्टेपलेस है, इसमें 3 फेज सेंसिंग है, इसमें मीडियम वोल्टेज और एचवी सेंसिंग है, ये बहुत फास्ट और डायनेमिक है और बाई डायरेक्शनल है। ये इसके फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। लो मेंटेनेंस में कोई मेंटेनेंस नहीं है, हाई रिलायबिलिटी है। अगर आप देखेंगे कि कभी भी पावर फैक्टर जब आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो हर बार वेरिएबल आता है, कभी 99 आएगा, कभी 98 आएगा, कभी 97 आएगा। तो अगर हम एसवीजी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमेशा वो 999 ये 3 डिजिट प्लस करके ही आता है। तो इसीलिए ये एनर्जी को, इस टेक्नोलॉजी को हम चाह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस करके और आगे बढ़ाया जाए ताकि एनर्जी सेविंग में काम हो। ये हमने 3 तरह के सिस्टम यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। ये प्रेजेंट सिस्टम है जिसका एपीएफसी पैनल एलटी पे चल रहा है, यहाँ पे एलटी सेंसिंग है, एपीएफसी पैनल है और आपका पावर फैक्टर 97, 98, 99 आ रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसमें हम एसवीजी की सेंसिंग को भी एलटी रखते हैं, एपीएफसी को भी चलने देते हैं और जो एपीएफसी की रिएक्टिव पावर नहीं कंपनसेट हो पाई उसको हम एसवीजी से कंपनसेट कर देते हैं, तो पावर फैक्टर थोड़ा बेटर हो जाता है। बट जो हम अल्टीमेट सॉल्यूशन जो कि किसी के पास नहीं है, ये हमारा प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन है, हम एचटी पे सेंस करके एसवीजी को सिग्नल देते हैं और वो एलटी में कंपनसेट करके रिएक्टिव पावर एट द एनर्जी मीटर लेवल 0 कर देता है, तो हमारा पावर फैक्टर ऑलमोस्ट 9999 आ जाता है। ये हमारे इंस्टॉल्ड बेस है जो हमने 1.5 साल 2 साल पहले से लगाए हुए हैं। हरिद्वार में एक प्लांट है जहाँ पे पावर फैक्टर 4 डिजिट 9+ चल रहा है ऑलमोस्ट 1.5 साल से, और एनर्जी ऑलमोस्ट इनका जो मतलब कॉस्ट इतनी कम है कि इनका आरओआई 6 महीने में आ गया। जो ये दूसरा प्लांट है जहाँ पे पावर फैक्टर 999+ चल रहा है, फरीदाबाद में इंस्टॉल्ड बेस है। ये नोएडा में इंस्टॉल्ड बेस है जहाँ पावर फैक्टर 9999 4 डिजिट 9 तक चल रहा है। ये हमारे रेफरेंस लिस्ट है और ये एप्रिसिएशन लेटर्स है। और इवन मैं एक अगर वीडियो दिखा पाऊँ आपको जिसमें बेसिकली इवन फॉर डायनेमिक लोड यानी कि हमारे जो वेल्डिंग मशीन है उसके लिए भी हम पावर फैक्टर को 1 कर पाते हैं, तो वो भी मैं अगर वीडियो दिखा पाऊँ आपको तो दिखाऊंगा। ये हमारी वेबसाइट है जिसमें आप क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से किलोवाट आवर रेटिंग, केवीएच रेटिंग और किलोवाट आवर रेटिंग डालेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट रेटिंग का एसवीजी आ जाएगा कि आपको 30 केवीआर चाहिए, 50 केवीआर चाहिए या 100 केवीआर चाहिए। So this is a brief introduction about the SVG and how we can improve the power factor from whatever it is 98, 97 to 9999, और उससे आपका जो बेसिकली एनर्जी लॉस है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिड्यूस होके उससे एनर्जी सेविंग हो जाएगी। That is the kind of technology we are sharing with you. Back to Mr. Jan Sekte and question answer, sir. क्वेश्चन आंसर। स्क्रीन थोड़ा सा इसको बंद कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू राजेश जी। राजेश जी काफी डिटेल में आपने पावर फैक्टर के बारे में, रिएक्टिव एनर्जी के बारे में बताया। अब मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी यादव जी अपने आप को आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हाँ सर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि ये जो मैं भी लगाया हूँ एपीएफसी लगाया मेरा जो 10-12 साल हो गया और मेरा ऑनलाइन यूपीएस 160 kVA का है। लोड मेरा करीब 100 का 110 का चलता है, उस पर 100 चलता जो है। और वह जो लगा हुआ सर वह मेन लाइन से लगा, जबकि जनरेटर भी हमारे यहाँ से 250 kVA का है, उससे नहीं दिया है। और वह हमेशा उस पर एक कांस्टेंट वन आता है, cos 5 वन आ रहा है सर। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब ये जिस दिन बंद रहता है उस दिन हम लोग वो चालू रहता है, पावर फैक्टर उस सब चालू रहता है सर। तो उसको मैं चाहता हूँ किस तरह से क्या करना चाहिए उसको जो है।
लेकिन 1 आता है, सो 1 करता है। और जिस दिन बंद हो जाता है सब प्लांट, जैसे यूपीएस बंद रहता है, जिस दिन बंदी रहती है फैक्ट्री के जो है, उस समय जब यूपीएस को हम लोग ऑफ कर देते हैं और ऑनलाइन इस पर चलता है, जो है ये आपका मेन पावर पे चलता है, तो उस समय पावर फैक्टर कम आता है, 1 नहीं शो करता है। राइट। बताओ। तो बेसिकली सर आप ये कह रहे हैं कि जो आपका जब यूपीएस ऑन होता है तब आपका पावर फैक्टर 1 आता है, और जब जी। आपका यूपीएस ऑफ होता है तो पावर फैक्टर 1 नहीं आता है। जी सर। ये सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में बेसिकली हम यही कहेंगे कि आपका सर ट्रांसफार्मर भी कनेक्टेड होगा ना? हाँ, ट्रांसफार्मर है जी, ट्रांसफार्मर तो उस पर रियल्टी कनेक्शन पर है। आपका एचटी कनेक्शन है या एलटी कनेक्शन? नहीं, रियल्टी कनेक्शन LMB6 है सर जी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी आपको। राजेश हाँ जी, जी, इनकी क्वेरी ये है कि इनका लोड पे तो जब लोड चल रहा है तब तो 1 दिखाता है एपीएफसी हाँ पैनल, जी, हाँ जी। लेकिन जब ये लोड नहीं रहता उस केस में जब इनका मंथली कितना, मंथ का जो बिल आता है उसमें पीएफ कितना आता है यादव जी आपका? ये तो क्या सर? जो आपका महीने में बिल आता है जी, उसमें केवीएच और केडब्ल्यूएच में का रेशियो कितना रहता है, वो देखा कभी आपने? आपने ख्याल तो नहीं किया सर। मैं यही बताना चाहता हूँ, तो मैंने शुरू में आपको कवर किया था कि जब तक लोड आपका है, जी रोड पे चल रहा तब तो पीएफ दिखाएगा 1, वो उस इंस्टेंट का दिखाता है, उस समय का मूवमेंट का दिखाता है। जी जब भी जी आपका बिल आता है महीने जी। भर में कितना आपने किलोवाट आवर लिया और कितने केवीए लिया, तो उन जी दोनों जी। का रेशियो जो होता है वो पावर फैक्टर है। अब हाँ आप हाँ जाके बिल में देखिएगा तो दोनों में फर्क होगा। मैं जी यही कहना चाहता था, जो नॉर्मल एपीएफसी पैनल है जी। वो जब लोड नहीं रहता तो उनका पावर फैक्टर 0.3 0.4 पे आ जाता है, हाँ लो हाँ। लोड पे काम करना बंद कर देता है। यही समस्या है, उसी के लिए राजेश जी ने जो आपको सोल्यूशन दिया है। अब आप बताएं तो सर राजेश जी। तो इसमें सर एक ये बताइए कि मतलब कहाँ पर आपका कैसे करें, क्या इसका कास्ट है, क्या कैसे, क्या हमारी फैक्ट्री वगैरह में बुलाना चाहो तो कैसे क्या हेल्प कर सकते हैं मेरा? सर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, और जब भी आप हमें बुलाएंगे हम आपकी फैक्ट्री, हमारे डिफरेंट ऑफिसेज हैं, लखनऊ में हमारा ऑफिस है, रुड़की में, मेरठ में है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे ही आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम अपने जी। रिप्रेजेंटेटिव को आपकी फैक्ट्री सर आपका नंबर क्या है सर, मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए सर, 87 87 जी जी 54 87 सर 8754 544 5 093। 09। चैट पे भी डाल दिया सर, चैट पे भी देख सकते हैं आप। सर दोबारा रिपीट करिएगा, थोड़ा नहीं पाया। 8754 यादव जी आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ऑफिस से मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। यादव साहब आपके आप फैक्ट्री आइए कहाँ पे ऑफिस है? से ले लीजिए। जी आपकी सर, फैक्ट्री गाजीपुर में से, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है सर। अच्छा, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, पहले आप अपना जो बिल है पिछले 6 महीने साल भर का, हर जी महीने का जो बिल है वो बिल मेल कर ठीक है सर। दीजिएगा। मेल एड्रेस वगैरह भी हमारा मिल जाएगा, राजेश जी का मिल जाएगा, आप दे दीजिएगा। तो आपको हम देख के, आप ये देखेंगे, आप वो तो सही है पीएफसी दिखा रहा है आपका, लेकिन आप देखेंगे किलोवाट आवर जो हर महीने का आता है और जी। केवीएच और केडब्ल्यूएच में काफी फर्क होगा जी। वही। नहीं, मैं पावर उससे सर सेटिस्फाई नहीं, तभी मैं बोल रहा हूँ सर, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन लकली जो है बहुत अच्छा रहा कि इतना हमारे प्रेसिडेंट साहब के सहयोग से मतलब आप लोग का एक सेमिनार हुआ जिसमें हमको जानकारी मिल रही है। सर एक बार नंबर याद दे दीजिए सर, मोबाइल नंबर जाकर 8 दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। 8754 544 093 सर। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है सर? जी हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू यादव जी। अच्छा। शामली से अभिनव कुछ कहना चाहते हैं? अभिनव। हाँ जी अभिनव। नमस्कार राजेश जी, दिस इज अभिनव दिस साइड फ्रॉम शामली स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। राजेश जी, मेरा पावर फैक्टर है 0.993 ऑन एन एवरेज विद अ 10 MVA लोड, एंड मैं काफी कुछ ट्राई कर चुका हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज दैट पावर फैक्टर टू प्रॉब्ली यूनिटी और नियर बाय यूनिटी। वी आर अ रोलिंग मिल विद इंडक्शन फर्नेसेस, सो जो हमारा थायरिस्ट्राइड IGBT सिस्टम है, क्या उसको 999 या यूनिटी कर सकता है? बिल्कुल अभिनव जी कर सकता है, और हमने ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जिसमें
एवरेज पावर फैक्टर 0.995 था और हमारी इंस्टॉलेशन के बाद वो 4 डिजिट 9 तक आ गया। उसका एक ही मैं टेक्निकल रीजन देना चाहूंगा विनोद जी, क्योंकि हम नॉर्मली जो सेंसिंग उठाते हैं वो एचपी से उठाते हैं। ओके। अगर हम सेंसिंग को देखिए, पहले तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप सेंसिंग राइट पॉइंट से उठाएंगे तो आप एनर्जी मीटर के सबसे क्लोज पहुंच गए। सेकंड ये है कि हमने एसवीजी को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आईजीबीटी बेस्ड है और इंडिया क्या वर्ल्ड की पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आपने एसवीजी के जो फीचर्स देखे, इट्स वेरी फास्ट, डायनामिक, एक्यूरेट, तो वो एसवीजी प्लस सेंसिंग कहाँ से उठा रहे हैं, ये दोनों फीचर्स मिलके आपके पावर फैक्टर हम वी वुड बी रियली कीन टू वर्क विद यू सर। Even we take the challenge of taking the power factor from 0.993 which you mentioned to 9999 digits. You can contact us whenever you feel like. So with a 10,000 kVA load, what size tentatively are we looking at? Like, so just what we will always discuss, but are we looking at the same size? Like 10,000 kVA के लिए क्या 10,000 kVA का IGBT system लगेगा? That is exactly what I mentioned during the presentation, sir. आपका 0.993 अभिनव जी ऑलरेडी आ रहा है विद द करंट एपीएफसी पैनल। ठीक है, हम एपीएफसी को रिटेन करेंगे। हम वी वांट टू थैंक एपीएफसी कि उसने आपका 0.993 ला दिया। अभी बच गई आपकी रिएक्टिव पावर बैलेंस। तो आपको अगर सर ये वाली जो वेबसाइट हमने दिखाई है, ये देख पा रहे हैं इसमें हमारे भागीदार हैं सर अभिनव जी, हमारी वेबसाइट श्री निशांक जी आवाज बैकग्राउंड से किसकी आ रही है? रिक्वेस्ट करूंगा निशांक जी से कि वो एक सूक्ष्म परिचय अपनी संस्था कहीं से बैकग्राउंड साउंड आ रही है? बैकग्राउंड सर अभिनव जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि हमारी वेबसाइट है www.gensepower.com। आप उस वेबसाइट में जाके नो योर सेविंग में जब आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसमें 993 पावर फैक्टर आ रहा है, उसकी किलोवाट आवर और केवीएच रीडिंग डालेंगे तो आपको वो एग्जैक्ट केवीआर रीडिंग कितना केवीआर का, मान लीजिए 50, 100, 200 केवीआर, हमें सिर्फ बहुत छोटे साइज के एसवीजी की जरूरत है। वी विल नॉट रिकमेंड ए ह्यूज एसवीजी आपके 10 MVA के लोड के हिसाब से। We will be only recommending a very short and small size of SVG, which is required to take your power factor from 0.993 to 9999. That is what we recommend. Do you also use the same system with the turbines? Turbine means for us, sir, turbine is also a load. Power generation and उसमें अगर हमको power factor increase करना है तो क्या उसमें भी आप suggest करते हो? देखिए सर, हमारे लिए जहाँ लोड है वो हम उसमें रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बीच में प्रेजेंटेशन में बताया, इवन जहाँ सोलर जनरेशन है वहां पे भी हम रिएक्टिव पावर को इतना एक्यूरेट कर देते हैं कि एनर्जी मीटर में जो जा रहा है रिएक्टिव पावर वो 0 होना चाहिए। राइट सर, थैंक यू। सुंदरानी जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बरेली से, आप भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? इन चीजों को मैंने भी बड़ा ध्यान से सुना। एक तो ये जो रीडिंग डेली बेसिस पे नहीं होती है, तो इसमें मैंने तो अपने यहाँ ये सिस्टम कर रखा है कि वी टेक डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग रीडिंग्स और उसको फिजिकली कैलकुलेट करते हैं पावर फैक्टर डेली बेसिस पे। तो अगर हमारे मेंबर्स भी अगर उसको फॉलो करेंगे तो अगर एक दिन का पावर फैक्टर अगर खराब भी हो गया तो नेक्स्ट डे आप चेकिंग कर सकते हैं महीने में वो बच सकता है। दूसरा, आपने आशुतोष जी ने जवाब दे दिया एक क्वेश्चन का कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरा यूनिट फैब्रिकेशन का है तो उसमें पावर फैक्टर का इश्यू हमेशा ही रहता है। तो ये जो एसवीजी लगेगा इसमें ओवरऑल थंब रूल के हिसाब से जानना चाहता हूं पर केवीआर आपकी कॉस्ट क्या होती है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट विल बी अबाउट सर्विस। आप वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ये मेंटेनेंस फ्री आइटम है, बट स्टिल पीपल विल लाइक टू नो कि भाई अगर आपका खराब होता है या सर्विस की जरूरत पड़े। अच्छा, दूसरा
ये आपने लगा दिया, किसी का लगाओ, दोनों की कंबाइंड सर्विस देंगे कि हमको दोनों सर्विस अलग अलग लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सिंगल विंडो सर्विस इज ऑलवेज प्रिफर्ड। तो ये मेरे 2-3 सवाल थे कि कैसे आप करेंगे। सर पहले क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगा, जो है रिलेटेड टू डेली रीडिंग। डेली रीडिंग लेना केवीएच और किलोवाट आवर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे अच्छी कोई प्रैक्टिस हो नहीं सकती इंडस्ट्री में एनर्जी सेविंग के लिए। लेकिन द पॉइंट इज, अगर आप टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल रखेंगे और डेली रीडिंग भी लेंगे, तब भी आपका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में रहेगा। अभी जैसे आपने बताया, इवन एपीएफसी के केस में हमने ये देखा है सर, अगर एचपी कनेक्शन हो 11 केवी या 33 केवी कनेक्शन हो, तो महीने में 1000 से 1500 या 2000 यूनिट मिनिमम, आप कुछ भी कर लीजिए एपीएफसी में, उतने यूनिट का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब हम अगर एसपीजी लगा लेंगे, तो सर सुरेश जी, हम 50 यूनिट्स पर मंथ, लेस देन 50 यूनिट्स पर मंथ डिफरेंस बिटवीन केवीएच एंड किलोवाट आवर कमिट करते हैं। 50 यूनिट, ये एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट का डिफरेंस रहेगा, जबकि आपकी कंजम्पशन ऑफ यूनिट लेस है, मतलब 4 लाख 5 लाख यूनिट का कंजम्पशन है, तब भी हम जो डिफरेंस है दोनों केवीएच और किलोवाट आवर के बीच में 1 यूनिट कमिट करते हैं। दैट इज आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सर, आपने कहा कि जो आपका वेल्डिंग लोड है, बेसिकली वेल्डिंग लोड के लिए आप एसवीजी की रेटिंग और उसके पर केवीआर साइज ऑलमोस्ट प्राइस को जानना चाह रहे हैं। तो पहले तो सर हम ये कह रहे हैं कि हम एपीएफसी को रिटेन करेंगे, आपके एपीएफसी को नहीं हटाएंगे। जो एपीएफसी आपका 9590 ला रहा है, उसको बहुत थैंक्स टू दैट। अब हम उसमें, जैसे मैंने अभिनव जी को बताया, हम रेटिंग कैलकुलेट करेंगे कितने केवीआर का एसवीजी लगेगा। हमारा 30, 50, 100, 200 का है। और सर हम इतना प्रॉमिस करते हैं, अभी प्राइस को इस लेवल पे डिस्कस करना ठीक नहीं है, बट हमारा एसवीजी जहां भी हमने लगाया है सर, उसमें आरओआई आपकी 1 से 1.5 साल में आरओआई आ जाए। और आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर यू वुड लाइक टू हैव वन एजेंसी हु विल मेंटेन एपीएफसी पैनल एंड एसवीजी। तो अभी तक सर अगर आपने एएमसी नहीं दी हुई है या किसी को दी हुई है एपीएफसी की, वी वुड लाइक टू टेक दैट आल्सो विद अस, सो दैट आपको हम ओवरऑल पूरे साल की कमिटमेंट दें, जिसमें हम एपीएफसी को भी मेंटेन रखें और एसवीजी वैसे ही मेंटेनेंस फ्री है, बट वी हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑल अक्रॉस इंडिया, तो हम उसमें सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सर आपके, और कोई मैं कुछ मिस कर गया हो तो सर आप दोबारा पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुंदरानी जी, थैंक यू राजेश जी। मिस्टर निकुंज गर मेरठ से। निकुंज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निकुंज जी नहीं सुन रहे अभी। दीपक बजाज जी, आप लोगों के हैंड रेज हैं। जी भाई साहब। दीपक जी। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीपक जी। मेरा प्रश्न, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये कि जब हम लोग, जैसे मेरी अलग अलग इंडस्ट्रियों में 900 से 1000 किलोवाट का लोड है, तो अगर सर्वो लगाते हैं तब भी बिजली की कुछ बचत होती है क्या? दीपक जी, सर्वो जो एक इक्विपमेंट है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए है। जी। वो आपके इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ाता है, इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाता है, बट वो बिजली नहीं बचाता है सर। सर्वो अपने आप में एक इंडक्टिव डिवाइस है जो कि आपकी रिएक्टिव पावर को ऐड कर देता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर है, वैसे ही उसी तरह से एक इंडक्टिव डिवाइस है सर्वो, जो ऐड करने से आपके जो वोल्टेज इक्विपमेंट की जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से डैमेज होने की चांसेस है या उसके लाइफ कम हो जाती है, उसको एड्रेस करता है, बट ये एनर्जी सेविंग नहीं है सर। जी, थैंक यू। दूसरा सर, एक प्रश्न और था कि जैसे मान लीजिए पुराने प्लांट हैं और रोलर फ्लोर मिले हैं तो मोटरें बहुत होती हैं, तो कुछ मोटरें 30-30, 40 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की मोटरें हैं, तो ऐसे एम्पियर वगैरह चेक करते हैं तो प्रॉपर बताती है 200 केवीए की, 150 केवीए की मोटर है,
तो क्या उनको चेंज कर देना चाहिए या वो बिजली खपत ज्यादा नहीं ले रही होंगी, अच्छी होंगी? इस बारे में बोलूं राजेश जी, मैं थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मेरा सिंपली देखिए, ये जो आप बता रहे हैं दैट इज केस ऑफ एनर्जी ऑडिट। अगर आपका इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है तो साल में एक बार एनर्जी ऑडिट जरूर कराइए। एनर्जी ऑडिट में होता क्या है, जितनी भी मोटर्स हैं, जितने एयर कंडीशनर्स हैं, जितने लाइट फिटिंग्स हैं, सबकी इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें कितना लॉस हो रहा है, क्या एफिशिएंसी कितनी, मान लीजिए लॉस हो रहा है तो उसको देखा जाएगा कि अगर हम मोटर बदलते हैं तो 2 साल में हमारा पैसा उतना बच जाएगा, तब तो बदल देंगे 2 साल 3 साल में। नहीं, अगर लग रहा है कि नहीं ठीक है, काम चल रहा है, अच्छा है, तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो दैट इज टॉपिक ऑफ एनर्जी ऑडिट। वो एनर्जी ऑडिट भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें ये जो राजेश जी जो बात बता रहे हैं, ये पावर क्वालिटी की बात हो रही है कि जो टोटल आपके जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं वो कितना पावर क्वालिटी में डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं, वो तो एक अलग हो गया। तो उसके लिए सोल्यूशन एक टोटलिटी पे है, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी कम से कम साल में एक बार जरूर उसका आप एनर्जी ऑडिट करा लें। एनर्जी ऑडिटर के उसमें आके पूरा वो सब करंट भी चेक करेंगे, आपके एफिशिएंसी चेक कर लेंगे सबके। ये एनर्जी ऑडिट आप द्वारा प्रोवाइड की जाती है क्या भाई साहब, करवाई जाती है? एनर्जी ऑडिट, क्योंकि एनर्जी ऑडिटर हूं मैं, एनर्जी ऑडिट का भी हम लोग टेकअप करते हैं, लेकिन उधर सेपरेट वो आप हम बता देंगे तो आप हम हेल्प कर देंगे आपको। वेरी गुड सर। एक प्रश्न और है सर कि पावर फैक्टर 99.3 के आसपास लगभग मेंटेन रहता है हमेशा, हम लोग का फोकस हमेशा उसी पे रहता है। और कैपेसिटर जैसा कि आपने पहले बताया, कैपेसिटर जो कमजोर होते हैं समय समय पर बदलना भी पड़ता है, कि बैंक लगे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रिपिंग की समस्या लाइट में बहुत है। मतलब 24 घंटे में प्रोडक्शन में कम से कम 10-15 बार लाइट 10 मिनट के लिए गई, फिर आ गई, 2 मिनट के लिए गई, फिर आ गई, 10 से 15 बार ऐसी ट्रिपिंग होती है। हालांकि हम लोग डायरेक्ट फीडर से लाइन के लिए अप्लाई किया हुआ है, काम हो भी रहा है, लगता है कि महीने 2 महीने में डायरेक्ट फीडर से लाइट हमको मिल जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रिपिंग हो रही है तो इससे भी क्या लाइट का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होगा क्या? देखिए, उसमें अगर मोटर चलती हो करती है तो इंस्टेंटेनियस होता है, वो नेग्लिजिबल है, उस चीज को आप कर भी नहीं सकते बहुत ज्यादा कुछ। या तो आपका 11 केवी पे है कनेक्शन या 33 पे है? हाँ 11 पे है। हाँ, तो वो थोड़ा सा उसमें नो डाउट बार बार अगर एक तो केवल मोटर स्टार्ट होने पर नहीं फर्क पड़ रहा, वो तो आपका प्रोसेस भी रुक जाता है, प्रोसेस रुक रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, कई चीजें, तो उससे फर्क पड़ता है। मैं आशुतोष जी ऐड करूं? हाँ जरूर। मैं सर ये कहूंगा दीपक जी कि देखिए, अगर आपका प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है और वोल्टेज बार बार ऑन ऑफ होती है, तो उस केस में ये रिकमेंड होता है कि एक आप यूपीएस लगवा लें। वो उससे क्या होगा कि वो आप जितना टाइम का बैकअप चाहेंगे, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, वो उतने टाइम तक सस्टेन करेगा आपको। आपके इक्विपमेंट है, आपकी जो लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, वो कभी भी वोल्टेज अनअवेलेबिलिटी नहीं देखेगी। पावर आएगी जाएगी, आपका यूपीएस चार्ज डिस्चार्ज होगा और आपके लिए पावर आई गई नहीं। तो उस केस में हम ये रिकमेंड करते हैं सर कि अगर रियली प्रोडक्शन लॉस बहुत ज्यादा है आपका, it is worth to install a UPS of that rating which will avoid such a situation. Okay sir, thank you sir, thanks a lot. Thank you दीपक जी, thank you राजेश जी। निकुंज जी आ गए। निकुंज जी नमस्कार। राजेश जी से मेरा सवाल है कि मेरा छोटा सा ऑफिस है, आईटी कंपनी है, जिसमें करीब 200 कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हैं, 60 किलोवाट सोलर है और ऑनलाइन यूपीएस लगे हुए हैं। तो क्या वहां पे भी ये बेनिफिशियल रहेगा आपका एसपीजी टेक्नोलॉजी? निकुंज जी वहाँ के लिए परफेक्टली बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं 3 रीजन देना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि आपका आईटी सेंटर है, तो जो कंप्यूटर जो भी कनेक्टेड होते हैं वो सारे यूपीएस से होते हैं, और यूपीएस होता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड को आप एपीएससी से कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए इंडक्टिव, या तो शंट रिएक्टर लगाने पड़ेंगे या आपको एसटीजी लगाना पड़ेगा। आप अब कभी भी देखेंगे कि आप के सेटअप में अगर एनर्जी मीटर के सामने जाके आप खड़े हो जाएंगे तो आपकी रिएक्टिव पावर या पावर फैक्टर नेगेटिव आ रहा होगा, माइनस आ रहा होगा। माइनस का मतलब होता है कि कैपेसिटी लीडिंग है, आपका पावर फैक्टर लीडिंग है।
अब लीडिंग पावर फैक्टर का किसी भी एनर्जी कंपनी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज सबके पास जो टेक्नोलॉजी है वो है कैपेसिटर बैंक वाली टेक्नोलॉजी। अब एसवीजी इसलिए ज्यादा रेलेवेंट है, सेकंड वन। दूसरा सर मैं ये कहूंगा कि आपने सोलर भी लगवा रखा है, तो सोलर भी नॉर्मली एक कैपेसिटिव लोड है। सोलर से जब सोलर में इन्वर्टर होता है, बेसिकली सोलर इन्वर्टर में आगे जो सोलर सेल लगे होते हैं और कैपेसिटर लगे होते हैं, तो वो अगर आप सोलर इन्वर्टर को देखें, सोलर प्लांट को देखें, तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि एक स्टेज पे वो कैपेसिटिव लोड देता है, तो वो भी सिचुएशन को कभी भी कैपेसिटर बैंक ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये सिचुएशन हमने ऑलरेडी फेस की है, और इन सिचुएशंस में एसवीजी एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, जो कि आपके कैपेसिटिव लोड या लीडिंग पावर फैक्टर को 1 ला के रखेगा और कंसिस्टेंटली मेंटेन करेगा, चाहे वो जैसे आपने बताया 60 किलोवाट हो या 100 हो या 200 किलोवाट का लोड। थैंक यू, मैं कांटेक्ट करूंगा आपको। थैंक यू। श्योर सर, श्योर। थैंक यू निकुंज जी। अभिनव फिर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ अभिनव प्लीज। हाँ जी अभिनव जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए, अभिनव करिएगा। सर मेरा श्रीवास्तव सर से सवाल था, क्या हम लाइव लोड पे मोटर्स की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं? जैसे उनका डेटा रहता है एक 93% एफिशिएंसी, 94 जब एक नई मोटर खरीदते हैं i3 एफिशिएंसी की या i4 एफिशिएंसी की, तो से 94 या 95% एफिशिएंसी की बात होती है। हम मोटर को रिवाइंड कराते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इट इज सेड दैट उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एंड उसको अगर क्वांटिफाई करना हो कि मुझे ये देखना है कि क्या एक्चुअली में कम हो रही है तो कितनी कम हो रही है, क्या सर उसको लाइव हम चेक कर सकते हैं विद एनी इंस्ट्रूमेंट्स? 100% कर सकते हैं सब, कि जब भी आप जैसे इनिशियली अगर कोई मोटर बनता है मैन्युफैक्चरिंग पे लोड डाल के चेक करते हैं, इसी तरह एनर्जी ऑडिट में एग्जैक्टली यही करते ही कि आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं, पंप, कंप्रेशर्स, एयर कंडीशनर, सबकी इफिशियंसी चेक करते हैं कि कितने % कितना लेना चाहिए था, कितना ड्यूरेशन हुआ है। और आपने कहा कि रिपेयर कराते रहते हैं, तो रिपेयरिंग में ये मान के चलिए कि अगर रिपेयरिंग एक बार रिपेयर हो गया तो मोटर की इफिशियंसी 7 से 8% डाउन हो जाती है। अब 101% श्योर है कि डाउन होगी। और रही जो चेक करने की बात है, 100% चेक किया जा सकता है। एनर्जी ऑडिट इज मेंट फॉर दैट ओनली। सर माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, यूपीपीसीएल में जब बिजली का बिल देखते हैं तो पावर फैक्टर का हम चेक कर सकते हैं जी। तो लैगिंग तो जनरली रहता है। अगर किसी का सर लीडिंग पावर फैक्टर में आता है, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट पॉसिबल? सेकंड ऑफ ऑल अगर है तो उसको एज पर बिल डिपार्टमेंट क्या मानता है? क्या उसको मान लीजिए 1+ आता है तो क्या उसको लैगिंग मानता है? मतलब हाउ इज इट कैलकुलेटेड? क्या वो नहीं सर, केवीएच हमारा केवीएच टेक्स इनटू अकाउंट लीडिंग एज वेल एज लैगिंग बोथ। और रही बात वो, अगर आपको बिल देख के नहीं पता चलेगा, लेकिन एमआरआई रिपोर्ट अगर आप मांगेंगे, दैट इज योर राइट, एमआरआई डिमांड कर सकते हैं। एमआरआई में आपको लीड और लैग दोनों के केवीएच रिक्वायरमेंट आपको देख के पता चल जाएगा, आपका लीड में लैग कब गया, कितना लीड आपने केवीएच ड्रा किया, कितना लैग में ड्रा किया, तो एमआरआई से पता चल जाएगा। थैंक यू। अनिल कपूर जी हैं। अनिल कपूर जी। हाँ जी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ राजेश जी से कि इज दिस एसवीजी बेनिफिशियल फॉर माइक्रो यूनिट्स हैविंग 20-25 kVA कनेक्शन? सर एसवीजी का जो, हाँ जी, एसवीजी का जो लोएस्ट रेटिंग आता है दैट इज अराउंड 30 kVAr, which is good for around 60-70 kVA और 100 kVA कनेक्शन। नॉर्मली 1/3 हमारी रिएक्टिव पावर रहती है। तो अभी हमारे पास 30 kVAr से नीचे का यूनिट नहीं है। आप 30 kVAr लगा सकते हैं इवन फॉर 30 kVA कनेक्शन, बट क्वेश्चन ये है कि आपकी सर ROI थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू टेक द फुल एडवांटेज, मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द एसवीजी, बिकॉज वो फुल कैपेसिटी पे चलेगा नहीं, 20-30-40% कैपेसिटी पे चलेगा और आपको कम बिजली बचाएगा।
तो आपको ROI थोड़ी सी एक्सटेंडेड मिलेगी, बट टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, क्योंकि APF इसमें ऑटोमेटिक इसमें जो हमारा आता है 0.9798 0.99 पावर फैक्टर आता है। पावर सीधा मोल्डिंग यूनिट, इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट। तो क्या इसके अंदर आपके इसके सिस्टम को लगाने से हमें इन लॉन्ग रन कुछ फायदा होगा? डेफिनेटली अनिल जी फायदा होगा, आई वुड से, बिकॉज इंजेक्शन मोल्डिंग भी एक वन टाइप ऑफ डायनेमिक लोड है जो कि APFC इज नॉट डिजाइन फॉर दैट। APFC एक्चुअली डिजाइन फॉर ए वेरी स्टैटिक और स्टेबल लोड। इंजेक्शन मोल्डिंग में भी जो मूवमेंट्स होती हैं प्रोसेस वाइज, वो करंट को बहुत ज्यादा सडनली चेंज करती हैं, और उस सडन चेंज ऑफ करंट को APFC नहीं हैंडल कर पाता, और कुछ रिएक्टिव पावर छूट के एनर्जी मीटर में चली जाती है। जब आप SCJ लगाएंगे तो सर वो जो रिएक्टिव पावर है, जो आप 98 बोल रहे हैं या 99 बोल रहे हैं, दैट विल गो अप टू 3 डिजिट और 4 डिजिट ऑफ 9। तो जो अभी आपका kVH और किलोवाट आवर के बीच में डिफरेंस है, जैसे कि आशुतोष जी ने बताया, महीने के एंड में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट्स आते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अभी जितना भी डिफरेंस है उसको आप 50 यूनिट्स पर मंथ अगर मान के चलें, तो उतनी यूनिट की सेविंग है जो अभी आपकी एक्स्ट्रा डिफरेंस है। अभी मान लीजिए 800 यूनिट या 1000 यूनिट का डिफरेंस है, और आप उसको घटा के 550 यूनिट पर मंथ कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 700, 800, 1000 यूनिट पर मंथ का सेविंग है। नहीं, अभी तो सिर्फ 100 यूनिट के करीब का फर्क है, 80 से 100 यूनिट का फर्क आता है हमारे को। तो उस केस में सर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, आई वुड से कि महीने के एंड में सर आपका 80-90 आता है जी। बिजली के बिल में जब देखते हैं ना KVH और KVH के अंदर ना KWH में दोनों में फर्क है, वो 80-90 यूनिट के करीब का फर्क आता है। आपका जो कनेक्शन का साइज है वो छोटा है डेफिनेटली, तो ऐसी यूनिट भी मैंने देखी है सर अपने अभी ड्यूरेशन में, कि जहाँ पे 20,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 1 लाख यूनिट का भी फर्क है सर। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है हमारे पास। तो बेसिकली सर आई वुड से कि फाइनेंशियली कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको और हमको, कि मान लीजिए 100 यूनिट बचाने के लिए आप SCG लगवा रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली ROI 1-1.5 साल में तो आएगा नहीं सर। इट विल गेट एक्सटेंडेड टू मे बी 3 ईयर 4 ईयर। तो उस सिचुएशन में वुड यू लाइक टू गो फॉर इट और नॉट? दैट विल बी योर कॉल। ओके, थैंक यू। ये आशुतोष जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? या थैंक यू। नहीं, एकदम सही बात है कि इफेक्टिव 0.991 आ रहा है, 3 आ रहा है, उससे 0.9999 तक ले जाएंगे, बट व्हाट मैटर्स एक्चुअली इज द इकोनॉमी। ROI वाली बात तो आप नहीं, कि सबसे इम्पोर्टेंट वही है क्या, और सब कुछ डिसीजन जो एक बिजनेस के लिए है, इंडस्ट्रीज के लिए है, दैट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी। तो कपूर साहब का सिस्टम छोटा है, और आई थिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि एडवाइजेबल की ही विल गो फॉर इट। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू अनिल जी। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन रहा। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर Akem, if you are listening me, I please request you to join us and say some words. Thank you very much, Mr. Khandelwal. We had indeed a very, very interesting session. I hope you don't mind me speaking in English, as मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है. Sir, you are most welcome. You can use mixed language as well. I will try my best. You can speak in English only, as you please, sir. I will try my best. So, of course, we have listened to the experts, Mr. Srivastava and Mr. Ralhan, and who have both pointed out how to optimize the power usage while optimizing your power factor. This is really important for the also reducing energy waste at your end. But of course, when you put all your ends together, you can imagine at how many ends you stop wasting power. So this is actually a great initiative because I have seen we have around 40 to 50 members here during the session, and if everyone would
start improving the power factor, that would be already a great step forward in energy efficiency. However, we should also keep the big picture in mind, which means that we will have to look beyond optimizing the power, because we have to also look into what do we need the power for? What kind of power do we really need for our industrial applications? And this is then, I would say, step 2. As Mr. Srivastava also pointed out, that energy audits will help you to find out where you can improve within your company as well. And I think this is something which we shall also keep in mind. And for that, I can assure you that looking into energy efficiency is not a one-stop solution that you can implement and then you will be done for the rest of your company's life. No, the energy efficiency is an ongoing process. Like you have accounting going on continuously. You have your annual balances that you have to create. That way, you also will have to look into the use of energy and energy efficiency, and only then it makes it really worthwhile and will bring the big impact, not only for keeping your environment much more clean, but also contributing to the climate goals that even the Indian government has set for itself. So this is just something I wanted to add. And especially when you look into how so many diesel generators being backed up, I think there are now new technologies on the way. They may not get be as commercially viable as diesel, but as the fossil fuels will increase in price, for example, fuel cells and the use of hydrogen will come down in price. So there will be a time where they need, and if you already know that, for example, the Indian Army already uses fuel cell and hydrogen technology to support its soldiers in places where they do not have access to electricity. So even there they can already reduce the load of the soldier by actually half, because hydrogen is a much lighter application. Also much more reliable than a battery. Yeah, so this is what I wanted to say. So there are already solutions on the way, also technical solutions, and you really need to keep yourself updated on what you can do and how you can improve it. And you should never lose the goal out of your mind that basically you can do your industrial activity completely with green and clean power. That's what I wanted to share with you today. Thank you. Thank you, Mr. Ken. It is very pleasant to listen to you, and we are honored that you joined us today in our meeting and present your views. Thank you very much. तो साथियों, एक बहुत अच्छी मीटिंग हमारी लगभग समाप्ति की ओर जा रही है। राजेश जी, एक दो पॉइंट्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ जी सर। दोबारा से मैं शुरू कर रहा हूँ, सॉरी। एक तो जैसे एपीएफसी पैनल में बैंकिंग सिस्टम होता है, तो इससे मतलब ये तो थायरिस्टर स्विचिंग पे जा रहे हैं ना? आईजीबीटी स्विचिंग पे सर। आईजीबीटी ये एक स्टेप और आ गया सर। थायरिस्टर से आगे का एक स्टेप और आ गया सर, ये आईजीबीटी स्विचिंग है। ओके। तो इसमें वही बैंक सिस्टम होता है, या आप टोटल लोड को कैलकुलेट करके मतलब जैसे छोटा या बड़ा हम कैलकुलेट करना चाहें कि कहीं पे 100 केवीए का लोड है और कहीं 1000 केवीए का लोड है, कहीं 10,000 केवीए का लोड है, तो वो तो मेरे को क्लियर हो गया जो आपने बताया कि जो पावर फैक्टर प्रेजेंट होगा हम उसके आगे को कंपनसेट करने के लिए उस कैलकुलेशन से लगाएंगे। लेकिन इवन देन इज इट बैंक सिस्टम और इट इज अ डायरेक्ट सिस्टम? सर, इट इज नॉट ए बैंक सिस्टम, इट इज ए मॉड्यूलर सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अभी लार्ज रेटिंग ऑफ एसवीजी की रिक्वायरमेंट है, जैसे 500 केवीआर एसवीजी की रिक्वायरमेंट है,
तो हमारे पास 200 200 और 100 केवीआर के आप वो लगाएंगे ये मॉड्यूल्स। तीन मॉड्यूल्स लगा देंगे। बट नॉर्मली क्या होता है सर कि नॉर्मली ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होती है जिसमें 100% डायनेमिक लोड हो। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज हैविंग 60 to 70% स्टैटिक लोड, स्टेबल लोड एंड 30 to 40% डायनेमिक लोड। तो हम उसको इकोनोमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए व्हाट वी डू कि हम 60% कैपेसिटी का तो कैपेसिटर बैंक ही देंगे, एपीएफसी पैनल टाइप देंगे, और हमारे पास एक ऐसी स्पेशल रिले है जो दोनों को इंटीग्रेट करती है, एसवीजी को और एपीएफसी को। तो जब लोड चेंज डायनामिक होगा तो एसवीजी विल हैंडल, और जब स्टेबल लोड होगा तो एपीएफसी विल हैंडल, बिकॉज ऑफ कोर्स एसवीजी एज बीइंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी कंपेयर्ड प्राइस वाइज विद एपीएफसी, and if we give a very hefty price, nobody would like to go for it. We have to see the economy. So we have a solution for large requirement or a fresh requirement where there is no APFC. We give a consolidated solution which is 60-70% of APFC bank and 30% of LGBT. थैंक यू। जो सुंदरानी जी ने भी एक प्रश्न रखा था, शायद उसका जवाब आ नहीं पाया। I was waiting for your reply कि पर केवीआर या जैसे आपने कहा 100 केवीआर 200 केवीआर के मॉड्यूल्स हैं, छोटे मॉड्यूल्स भी होंगे, तो उससे अगर कहीं कंपनसेशन के लिए 100 केवीआर हमें कंपनसेट करना है, जो हम एपीएफसी से कंपनसेट कर पा रहे हैं उसके बाद, तो व्हाट विल इट कॉस्ट? Sir, normally we can say that APFC panel के around 1.5 to 1.7 टाइम कॉस्ट है। Let us say for अभी मतलब ऑफ एंड प्राइस हम डिस्कस नहीं करते टेक्निकल डिस्कशन में, बट एपीएफसी के कंपैरिजन में सर एक्चुअली यहाँ हम सब लोग कमर्शियल लोग बैठे हैं और आप भी बार बार कह रहे हैं, हम भी ये जानते हैं कि बिना कमर्शियल डिस्कशन के ये बातें अधूरी रहती है ना। एक रफ आइडिया, वो मुझे मालूम है कि आप जब सॉल्यूशन दे रहे हैं तो आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पर्टिकुलर सॉल्यूशन देंगे, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि अगर हम किसी उसके लिए जा रहे हैं तो हमारा अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट हम लोगों को पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। नहीं, अप्रोक्सीमेट का आप ये कह सकते हैं कि आशुतोष जी आप इसको आंसर करना चाहेंगे? आशुतोष जी आप म्यूटेड है, प्लीज अपने को अनम्यूट करिए। मेरा कहना, मुझे इस बारे में ज्यादा अच्छा होगा, बेटर आप ही बताएं, लेकिन बस केवल मैं ये कहना चाहता हूँ, सर्टेनली इट्स नॉट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए एपीएफसी कंपैरिजन में कास्ट ज्यादा है, वो एग्जैक्टली कितनी ज्यादा आप बता दें। एग्जैक्टली वी एक्सेप्ट इट, हम लोग समझ चुके हैं इस बात को। लेकिन इसका इसीलिए सोल्यूशन ये निकाला गया है कि वी विल मेक कोर्स करेक्शन थ्रू एपीएफसी and find corrections. Sir, that I have got. I think राजेश जी अब आप बता दें। सर होगा तो केवीआर में ही ना। आइडिया मैंने आपसे कहा किसी का 400 केवीए का लोड है और मैं उसमें 10% पे जाता हूँ कि 40 केवीआर मेरे को करेक्ट कराना है। अब आप बता दें 40 केवीआर के या 50 केवीआर, इट शुड बी एन अप्रोक्सीमेट आइडिया। सर हमारा जैसे अब टेंटेटिव मैं आपको बता देता हूँ सर, हमारा अराउंड 30 केवीआर जो सॉल्यूशन है, which includes the cable, MCCB, CTs and the SPG and installation commissioning, that costs around 1.8 lakhs. 1.8 lakh. हाँ जी, 50 kVAR is around 2.8 lakhs and 100 kVAR is around 3.8 lakhs. Okay. तो अगर सर तो अगर आप सर एनर्जी सेविंग के पर्सपेक्टिव से इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो आप अगर एपीएफसी के ऊपर एड ऑन लगाएंगे तो आपको आरओआई विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज अवर गारंटी। ओके, वही एक आइडिया लेना चाह रहा था। शायद सुंदरानी जी ने भी ये प्रश्न रखा था अपने प्रश्न में, नहीं हमने रफ आइडिया दे दिया सर। वो वही एक आइडिया था, रफ आइडिया क्या होगा, बाकी तो जिस समय हम लोग सॉल्यूशन के लिए आएंगे नेचुरली उसी समय सारी चीजें डिस्कस होंगी टेक्निकली। सुंदरानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। सर अपने को अनम्यूट कीजिएगा सुंदरानी। जैसे हम आपको एक इंक्वायरी फ्लोट करें तो क्या आप एक छोटा प्रोजेक्ट प्रोफाइल टाइप का बना के दे सकते हैं
कि भाई ये हम लगाएंगे तो इतना सेविंग पर डे होगा, इतना रिटर्न पीरियड इतना होगा, और आफ्टर रिटर्न पीरियड कितना और इसमें खर्चा होगा, इस टाइप का कुछ छोटा प्रोफाइल, सिंगल पेज का प्रोफाइल, अगर कोई आपको इंक्वायरी देता है तो उस पे आप ऐसा इस टाइप का कुछ दे सकते हैं। इंद्रानी जी, हम हमेशा अपनी ऑफर में एक ROI की शीट ऐड करते हैं। विदाउट ROI हमारा कोई सोल्यूशन लेगा नहीं। करेक्ट। वो हमें भी पता है क्योंकि वो लोग APFC से इतने लोग अटैच हो चुके हैं कि उनको कुछ लोग APFC से बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं। नहीं तो सर, जब हम उनको APFC से ट्रस्ट भी है, APFC से ट्रस्ट भी है, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट भी है, नहीं है, ट्रस्ट भी है, लेकिन सर एक्चुअली वो जो मतलब आप समझिए कि सर थोड़ा सा बीइंग लिटिल एक्सपेंसिव देन APFC, लोग फिर 30 kVAR SVG को 30 kVAR APFC से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो हम कहीं कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारी कॉस्ट 30 kVAR APFC पैनल के बराबर है। तो हम सर कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे सस्टेन कर रहे हैं, वो हम सिर्फ एनर्जी सेविंग कितनी आपकी यूनिट बचाएंगे हम पर मंथ, वो हम आपको एक शीट देंगे और वो हमारी एक कमिटमेंट होगी कि हम आपकी साल में मान लीजिए X नंबर ऑफ यूनिट बचाएंगे। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट एंड दिस इज द ROI ऑफ द होल सिस्टम। थैंक यू राजेश जी। साथियों, एक बहुत फ्रूटफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा। मेरे ख्याल से हम सब लोगों के लिए फायदेमंद है। इंडस्ट्री की बात है, हम सब लोग इन्हीं समस्याओं से जूझते हैं और इन्हीं समाधानों को ढूंढते हैं। यादव जी अभी एक बार फिर कुछ और कहना चाह रहे हैं, बस मैं आखिरी बात यादव जी से करूंगा और उसके बाद हम लोग सेशन समाप्ति की ओर चलेंगे। जी यादव जी। हाँ सर, अगर आपको मतलब बुलाया जाएगा सर तो क्या कुछ आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे कास्ट लेकर कैसे करें, कैसे भेजेंगे? अगर हम लोग बुलाते हैं, गाजीपुर में बुलाते हैं, तो कई फैक्ट्री तमाम कोल्ड स्टोरेज वाले भी हैं। हम अभी आपसे वादा करता हूँ कि नंबर से आप बहुत ज्यादा कस्टमर आपको मिल जाएंगे जो है। अभी एक हमारे जुड़े हुए साहू जी है, उनका काफी बड़ा लोड है, 400-500 kVA का, उनका भी जो है तमाम मिले हैं। तो क्या आप भेज सकते हैं क्या सर? क्या शर्त होगी आपकी उसके लिए? आशुतोष जी, राजेश जी, अरे यादव साहब ऐसा है, आप बस चाय पिला दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। अरे सर धन्यवाद सर। नहीं सर, मैं भी हमें कोई अभी जब तक हम देख के आपको जब सोल्यूशन बताएंगे उसकी कास्ट आपको देनी है, हमारे लिए कुछ नहीं करना। हम आएंगे, आप जब बुलाओगे आप आ जाएंगे। थैंक यू सर, तो लॉट ऑफ थैंक्स सर। ओके सर। है कि जाए तो 2-4-6 लोगों से मीटिंग हो जाए और वहाँ पे थोड़ा सा बात भी हो जाए, अदरवाइज केवल एक के लिए जाना। नहीं सर, मैं अच्छे लोगों से बुलवा करके मैं सबकी एक मीटिंग करा दूंगा, अच्छे ढंग से बात करा दूंगा सर। ये अच्छी रहेगी। जी, ताकि ना आदमी आए तो उसका आपका फिजिबल भी हो, ऐसा ना हो कि सर रहे सर जो है। मैं भी इंजीनियर हूँ सर, लेकिन अब चूंकि अब हम लोग इलेक्ट्रिकल में इतना माहिर नहीं, हम लोग तो मैकेनिकल रहे हैं जो है, इसलिए उतना जानकारी नहीं है। और हम तो अपने अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, पंकज साहब का, कि इतना बढ़िया जगह समय समय पर हर इतनी अच्छी चीजों का ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो कि अच्छी जानकारी मिल रही है हमको जो है। इसके लिए मैं खुद त्रस्त हूँ सर। जैसा कहा है आपने, सुरेश साहब ने बोला कि वो जो है सब लोग परेशान है, हम भी परेशान है सर उससे, जो है सेटिस्फाई नहीं है। समझे मिला तो कभी क्या आ रहा, कभी क्या बताता जो है। मैंने बताया नहीं कि APFC ऐसी चीज है कि वो कब काम करना बंद करते पता ही नहीं चलेगा। जी सर, उसकी काम करना बंद हुआ महीने भर बाद जब बिल आएगा तब पता चलता है आपको। जी सर, जी हमको तो लगता है कि कहीं रिवर्स एंट्री तो नहीं दे रही है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। धन्यवाद यादव जी। धन्यवाद, थैंक यू सर जी। धन्यवाद राजेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। आज हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, किसी विशेष कार्य की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो पॉइंट नंबर 7 को मैं आज, वैसे हमारा जो सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन के ऊपर उनके कमेंट आने थे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सेशन हो चुका है और उसके ऊपर अब किसी और फर्दर कमेंट की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं सीधे बुला रहा हूँ अपने अध्यक्ष श्री पंकज जी को। पंकज जी। थैंक यू जनरल सेक्रेटरी साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कीनोट स्पीकर मिस्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी का और राजेश जी का। राजेश जी से बहुत
जो हमने सीखा है आज के इस डिस्कशन में, इस इंटरैक्टिव सेशन में, निश्चित रूप से हमारी जो इंडस्ट्री सफर कर रही है, वी आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी, और उसका आपने सही आकलन करके सही बातें हम लोगों को बताई हैं। रिएक्टिव और एक्टिव लोड के बारे में हमारे उद्यमियों को बहुत जानकारी नहीं होती, और उसी का कारण है, ये तो पता लग गया था हमें कि पावर फैक्टर को हमें इंप्रूव करना है, लेकिन यू आर राइट कि लोग बाग 9.97 96 के पास ये समझने लगते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, बहुत बढ़िया हो गया। उसके बाद भी स्कोप है, 0.999 तक ले जाने का स्कोप है, वो आप लोगों ने आपने बताया राजेश जी। आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप ने जो जानकारी, टेक्निकल जानकारी आपने हमारे साथियों को दी है, इंडस्ट्री को दी है, क्योंकि हमारा आईआईए का एक उद्देश्य है जी। मैं आप आईआईए के बारे में भी करना चाहूंगा। आईआईए का उद्देश्य सिर्फ है कि माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज मेंबर्स तो उनकी परेशानियों को कैसे दूर किया है, उनको डेवलपमेंट की तरफ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि मुझे खुद लगता है, आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि हम बहुत जगह लैग कर रहे हैं, बहुत ही जगह ऑडिट के मामले में बहुत कमजोर है। एनर्जी ऑडिट हम लोग कराते ही नहीं है। आई डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन। मैं खुद भी अपने लिए बताता हूं कि मैं एक ही मशीन को, मोटर को, ट्रांसफॉर्मर को रिपेयर कराता रहता हूं। एक्सपर्ट लोग अगर जो हमारे बीच लगातार आते रहे तो निश्चित रूप आज उनके कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि हमारे बहुत सारे मित्र जिस चीज से त्रस्त है, बिल बहुत ज्यादा आना। देखिए, कुछ तो इंडस्ट्री ऐसी हैं, आशुतोष जी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका रॉ मटेरियल ही इलेक्ट्रिसिटी है। आप उनके बारे में सोचिए क्या होता होगा, करोड़ में उनका बिल जाता है साल भर में। तो उन लोग जो हम लोगों ने सुरक्षा कर ली या ये चीज पे ध्यान दे दिया, तो दो तरह के हमारे फायदे होंगे। एक तो नेशनल लॉस बचेगा, जो मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन इज इलेक्ट्रिक जनरेशन। जितना कंजर्वेशन करोगे उतना जनरेशन ज्यादा करोगे, बस ये मान के हम चले। अगर जो देखिए, कोविड की लहर में पीड़ित है, परेशान है एवरीवेयर। हम लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन अगर जो हमें ऑपरेट करनी है अपनी इंडस्ट्री, दोबारा से जाके उसकी साफ सफाई करानी पड़ेगी। जैसे कि कोविड बिहेवियर, जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हमने अपने जीवन में अपनाने की सोच ली है, और वो हमें करना पड़ेगा सालों साल। इसी तरह से हमें एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी ऑडिट के तरफ जाना पड़ेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप लोग ने अगर जो हमें जितनी जान, और मैं ये जानता हूं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी अपनी इंडस्ट्री में। आशुतोष जी ने आज वो पार्ट थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि समय की भी पाबंदी थी, और शायद उन्होंने इंडस्ट्री जब बंद है तो उस समय जो बिल कैसे ज्यादा आता है उसको कैसे संभाला जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक सेशन हम जरूर एनर्जी ऑडिट के ऊपर और कंजर्वेशन पे रखेंगे, और उसको थॉरोली हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ हमें करनी चाहिए, छोटी इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्री तक। ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे जो एक्सटर्नल सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कितना अपने, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर जो ट्रांसफॉर्मर से अपने ट्रांसफॉर्मर होता हमारा ही है, लेकिन वो जिम्मेदारी उसमें भी डिपार्टमेंट की मान ली जाती है। अपने आप ही उस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बिल हमें देना है। आज जैसा कि राजेश जी ने सब बातें बताई है कि एचटी साइड में ये सिस्टम लगा देंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, नई नई चीजें आ रही हैं, नई इन्वेंशंस हो रही हैं। तो निश्चित रूप से जो ये एपीएफसी के बाद जो हम लोगों ने, पहले एपीएफसी भी नई थी लोगों के लिए, अब उसके बाद जो आपने सिस्टम ये डेवलप किया है, तो निश्चित रूप से हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे साथियों ने पूछे,
और मैं समझता हूं कि ये बहुत कम है अभी भी, और बहुत क्वेश्चंस हमें आने थे, समय की पाबंदी है, तो एक और सेशन हम लोग रखेंगे अगर जो राजेश जी स्वीकृति दें और आशुतोष जी इसको ऑर्गेनाइज करने की अनुमति देंगे तो निश्चित रूप से हम एक और सेशन भी रखेंगे जरूर, जिसकी एकदम करते। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाँ राजेश जी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप डेवलप भी कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, वी आर एमएसएमई, यू आर ऑल्सो एमएसएमई, हम लोग मिलकर काम करें। जब दो ताकतें मिल जाती हैं, जहां इंडस्ट्रीज है वहां डेवलपर्स, वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग और वहां इंजीनियर्स साथ में अगर जो जुड़ जाते हैं तो ये शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो राजेश जी से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, क्योंकि आप नोएडा में हैं, हमारे नोएडा चैप्टर के आप सदस्य बनिए, उससे हम लोग आपको ज्यादा अधिकार के साथ आपसे बातचीत कर सकेंगे। और कमर्शियल एक्टिविटी अलग है, हम भी अपने लिए काम कर रहे हैं, आप भी करेंगे, लेकिन एक ट्रस्ट आपके अंदर हमारा पैदा होगा। हम लोगों ने आईएए मार्ट के नाम से एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसमें हम आपस में खरीद फरोख्त करते हैं। यदि आपको कभी ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी तो आप उससे मंगाइएगा, मैं I'll give it। इसी तरह से जिसको जो जरूरत पड़ेगी वो एक दूसरे से मंगाएगा। अगर जो आपका ये सिस्टम हमारे 2 या 4 या 5 आदमियों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर जो लग गया तो मैं कहता हूं 10,000 आदमियों का फायदा होगा राजेश जी, हमारे आईएए के सदस्यों के रूप में ही सिर्फ। और इन 10,000 से कम 10,000 और 20,000 50,000 और आगे बढ़ेंगे तो देखिए आप कितनी सेविंग कर पाएंगे। हमारी नेशनल सेविंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करेंगे, हमारे पैसे की बचत कराएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बहुत ही हमें एनलाइटन किया अपने शब्दों से, अपनी जानकारी से, अपने एजुकेट किया कि हाउ वी कैन सेव अवर एनर्जी, पैसे को कैसे बचा सकते हैं, एफिशिएंसी मैक्सिमम, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट सब आने लगे हैं। उसके बावजूद भी आप ये देखेंगे कि सिस्टम की खराबी की वजह से वो एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, तो हमें वो भी एक ध्यान रखना होगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेके, मेंटेनेंस को लेके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा अभिनव ने बताया कि हम कितनी बार मान लो मोटर की कराते हैं रिपेयरिंग तो कितनी एफिशिएंसी कम होती है, तो अगर जो हमारे उद्यमी भाई इन सब चीजों की जानकारी रख लेंगे तो निश्चित रूप से वो नहीं बदल देंगे कुछ दिनों बाद, हो सकता है 2 या 3 रिपेयरिंग के बाद अभिनव कहेंगे कि भैया इसको हटाओ उस मोटर को, क्योंकि ये तो मेरा 1 साल के अंदर इतना पैसा खर्च करा देगी कि मैं इससे नहीं भी खरीद लूंगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। मैं आशुतोष जी का इनिशिएटिव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशुतोष जी क्योंकि हमारे सदस्य भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के विषयों में बहुत जानकार और बहुत ही अनुभवी हैं और उसका अनुभव का हम लोग फायदा उठाते रहेंगे हमेशा, आईएए के जितने भी सदस्य हैं। और दूसरा राजेश जी हमारे नए परिवार के नए सदस्य बनने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे सभी साथी इस बीच में हम लोगों के साथ रहे, उन्होंने सुना, उन्होंने एजुकेट हुए, उसके बारे में जानकारी ली, उनकी तरफ से भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और अपने साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी पेशेंसली इस सब्जेक्ट को सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष जी। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद आशुतोष जी। बहुत लंबा सेशन रहा और मेरे ख्याल से अब फर्दर किसी भी फॉर्मेलिटी के बिना हम लोग इस सेशन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बी हेल्थी। थैंक यू।